नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज बिपिन चंद्रा की इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस सीरीज में हम चैप्टर 35 पर चर्चा करेंगे, द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड द आईएनए। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन और आईएनए बहुत ही एक महत्वपूर्ण दौर था ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का। तो भारत छोड़ो, क्विट इंडिया और साथ में आईएनए, दो बहुत पावरफुल करंट्स आप कह सकती हैं एक ही टर्बुलेंट दौर में। बिल्कुल, दोनों की अपनी अपनी जगह बहुत अहमियत है। आज हम खास तौर पे क्विट इंडिया मूवमेंट की जमीन कैसे तैयार हुई उस पर थोड़ा गहराई से बात करेंगे। ये नारा जितना सीधा लगता है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसके पीछे का जो उबाल था, वो परिस्थितियां, वो काफी कॉम्प्लेक्स थी। इसे अगस्त रेवोल्यूशन भी कहते हैं। हाँ, अगस्त क्रांति नाम से पता चलता है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट कितना गहरा, कितना विस्फोटक रहा होगा। बिल्कुल, और इस अगस्त रेवोल्यूशन की खास बात थी, मतलब आम लोगों की भागीदारी, अभूतपूर्व हीरोइज्म, गजब की मिलिटेंसी देखने को मिली सड़कों पर। आम लोगों का इतना जोश। हाँ, अनपैरेलल्ड था वो। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू उतना ही भयानक था, ब्रूटल स्टेट रिप्रेशन, मतलब सरकारी दमन ऐसा कि राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में शायद पहले कभी नहीं देखा गया। सरकार किसी भी कीमत पर इसे कुचल देना चाहती थी, पूरी ताकत से। एकदम। और माहौल भी सोचिए कैसा था, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। हाँ, विश्व युद्ध अपने चरम पर। तो अंग्रेजी हुकूमत ने वॉर एफर्ट के नाम पर खुद को इमरजेंसी पावर्स, ड्रैकोनियन मेजर्स से लैस कर लिया था। सही बात है। जैसे आजकल भी हम देखते हैं, कोई बड़ा संकट आता है तो सरकारें स्पेशल कानून ले आती हैं, वैसा ही कुछ। बिल्कुल। बेसिक सिविल राइट्स, बोलने की आज़ादी, जमा होने की आज़ादी, ये सब तो मतलब एक तरह से ताक पर रख दी गई थी। हाँ, सब सस्पेंड कर दिया गया था। उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी, चाहे वो कितनी भी शांतिपूर्ण क्यों ना हो, सरकार की नज़र में इलीगल थी, रेवोल्यूशनरी थी। मतलब आप 4 लोग मिलकर अगर चाय पर भी देश की बात कर लें तो वो भी खतरनाक माना जा सकता था। हाँ, माहौल पूरी तरह सप्रेशन का था, डर का माहौल था। तो सवाल उठता है, और ये बहुत वाजिब सवाल है, कि जब पता है कि सामने दीवार है, सरकार पूरी ताकत से कुचलेगी, भयानक रिप्रेशन तय है, तो फिर इतना बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला क्यों लिया गया? What was the trigger? Why risk everything right then? मतलब टाइमिंग का सवाल है। हाँ, ये क्यों समझना बहुत जरूरी है, और इसके पीछे कोई एक कारण नहीं था, कई सारे फैक्टर्स थे। अच्छा। सबसे पहला और बड़ा फैक्टर था क्रिप्स मिशन की नाकामी। ये अप्रैल 1942 की बात है। हाँ, क्रिप्स मिशन। सर स्टैफर्ड क्रिप्स आए थे कुछ प्रस्ताव लेकर। प्रस्ताव तो लाए थे, लेकिन वो असल में भारत को ठोस कुछ देने वाले नहीं थे। मतलब एक तरह से झुनझुना पकड़ाने की कोशिश थी कि युद्ध में साथ दो, बाद में देखेंगे। लॉलीपॉप जैसा कुछ। बिल्कुल। और इससे एकदम शीशे की तरह साफ हो गया कि ब्रिटिश सरकार युद्ध के दौरान कोई रियल कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस, कोई वास्तविक संवैधानिक प्रगति करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वो बस चाहते थे कि भारत बिना मर्जी के युद्ध में उनका पार्टनर बना रहे, उनके संसाधन इस्तेमाल होते रहें। एग्जैक्टली। और इस फेलियर ने गांधी जी और नेहरू जैसे नेताओं को भी, जो पहले थोड़ा हिचक रहे थे, हाँ, क्योंकि वो एंटी फैशिस्ट लड़ाई में खासकर रूस और चीन के लोगों के संघर्ष में बाधा नहीं डालना चाहते थे। सही कहा। तो इस फेलियर ने उन्हें भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्हें लगा कि अब चुप रहने का मतलब होगा अंग्रेजों को खुली छूट देना, कि वो भारत का भविष्य तय करें बिना भारतीयों से पूछे। मतलब जो नेता पहले शायद विश्व युद्ध के बड़े परिदृश्य को देख रहे थे, उन्हें भी लगा कि नहीं, अब भारत के अंदर अपनी लड़ाई लड़नी ही होगी। हाँ, और देखिए कितनी तेजी से चीजें बदली। गांधी जी क्रिप्स के जाने के महज 2 हफ्ते बाद ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लिए रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करने लगे थे। 2 हफ्तों में? हाँ, जिसमें ब्रिटेन के विड्रॉल और अगर जापानीज हमला होता है तो उसके खिलाफ नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन की बात थी। मतलब कांग्रेस का मूड बदल रहा था, वो क्विट इंडिया की तरफ बढ़ रही थी। और सरकार, वो क्या कर रही थी? सरकार भी खतरे को भांप रही थी। वो अपनी तरफ से तैयारी कर रही थी, अपनी स्पेशल पावर्स इकट्ठी कर रही थी किसी भी आंदोलन को कुचलने के लिए। दिलचस्प बात यह है कि नेहरू जी के बारे में कहा जाता है कि वो अगस्त 1942 तक भी मास स्ट्रगल को लेकर थोड़े हेजिटेंट थे। हाँ, वो शायद अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को लेकर ज्यादा चिंतित थे, लेकिन आखिरकार वो भी मान गए क्योंकि ब्रिटिश जिद साफ दिख रही थी। तो क्रिप्स मिशन की फेलियर एक बड़ा ट्रिगर था, लेकिन क्या सिर्फ यही वजह थी? जमीन पर क्या हो रहा था, आम लोगों में क्या चल रहा था? जमीन में भी बहुत कुछ पक रहा था। पॉपुलर डिस्कंटेंट, यानी आम जनता में गुस्सा और बेचैनी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। और उसकी वजह? सबसे बड़ी वजह तो आर्थिक थी। युद्ध के कारण बढ़ती कीमतें, जरूरी चीजों की भारी कमी। हाँ, वॉर टाइम शॉर्टेजेस एंड इन्फ्लेशन। सोचिए,
आज जब प्याज या टमाटर के दाम थोड़े बढ़ जाते हैं तो मिडिल क्लास में कैसी हाय तौबा मचती है ना। बिल्कुल। उस वक्त तो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, हर चीज की किल्लत थी, महंगाई आसमान छू रही थी, लोगों का जीना मुश्किल हो रहा था। और ऊपर से सरकारी मनमानी भी तो थी। हाँ, वो जले पर नमक छिड़कने जैसा था। जैसे बंगाल और उड़ीसा में सरकार ने लोगों की नावें जब्त कर ली। नावें जब्त कर ली? क्यों? कारण ये बताया कि अगर जापानी हमला हुआ तो वो इन नावों का इस्तेमाल ना कर सकें। लेकिन इससे आम मछुआरों, नाविकों के रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी रोजी रोटी पर कितना बुरा असर पड़ा होगा। हाँ, उनकी तो पूरी अर्थव्यवस्था ही नावों पर टिकी होती है। बिल्कुल। तो इसने गुस्से को और भड़काया। ये वैसा ही है जैसे कभी शहर में अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों के ठेले उठा लिए जाते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। सही बात है। और इस बढ़ते गुस्से को फ्यूल मिला एक और भावना से, ये एहसास कि ब्रिटिश राज अब शायद टिकेगा नहीं, एन इमिनेंट ब्रिटिश कोलैप्स वाली फीलिंग। लोगों को लगने लगा था कि अंग्रेजों के दिन अब लद गए। ये क्यों लग रहा था? खबरें ही ऐसी आ रही थी चारों तरफ से। साउथ ईस्ट एशिया में एलाइज हार रहे थे, ब्रिटिश सेना बर्मा से पीछे हट रही थी। अच्छा। फिर असम बर्मा बॉर्डर से घायल ब्रिटिश सैनिकों को लाती ट्रेनें दिख रही थीं। ये सब देखकर आम लोगों को भी लगने लगा कि अरे अंग्रेज तो कमजोर पड़ रहे हैं, इनकी पकड़ ढीली हो रही है। जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी लगातार घाटे में जा रही है और मार्केट में हवा बन जाए कि ये तो अब डूबने वाली है, कुछ वैसा। हाँ, बिल्कुल वैसा ही साइकोलॉजिकल असर था। और शायद अंग्रेजों के भागने के तरीके ने भी इस धारणा को मजबूत किया होगा। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट था। मलाया और बर्मा से जिस तरह अंग्रेज पीछे हटे थे, उसकी कहानियां बहुत दर्दनाक थी। क्या हुआ था वहां? ये बात आम हो गई थी और खत भी आ रहे थे वहां से कि अंग्रेजों ने पहले गोरे लोगों को निकाला, उनकी इवैक्यूएशन प्रायोरिटी पर थी। अच्छा। और बाकी जनता को, जिसमें बहुत से भारतीय भी थे, उनको बेसिकली जापानियों के रहमो करम पर छोड़ दिया, उनके हाल पर छोड़ दिया। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, साउथ ईस्ट एशिया से भारतीयों के जो खत घर आ रहे थे, उनमें ब्रिटिश बिट्रेल यानी अंग्रेजी विश्वासघात और बेरुखी की दर्दनाक दास्तानें थी। तो डर ये था कि अगर जापान ने भारत पर हमला किया तो अंग्रेज यहाँ भी हमें छोड़कर भाग जाएंगे, हमारा क्या होगा? प्रिसाइसली। और इसी डर ने नेशनल लीडरशिप को भी चिंता में डाल दिया। उन्हें लगा कि लोग डिमोरलाइज्ड हो रहे हैं, उनका मनोबल टूट रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि जापानी हमला होने पर लोग लड़ने की बजाय हथियार डाल दें या शायद जापानियों का स्वागत करने लगें। ये बहुत बड़ा खतरा था। एंड इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, गांधी जी का मानना था कि लोगों की रेजिस्टेंस कैपेसिटी, उनकी लड़ने की क्षमता को जगाना होगा। उन्हें इस निराशा से बाहर निकालना होगा। हाँ, उन्हें उनकी अपनी ताकत का एहसास दिलाना होगा। गांधी जी इस पहलू पर हमेशा की तरह बहुत स्पष्ट थे। मतलब लोगों को ये यकीन दिलाना था कि वो खुद अपनी रक्षा कर सकते हैं, अंग्रेजों के भरोसे ना रहें। ये आत्मनिर्भरता का संदेश भी था एक तरह से। बिल्कुल। और ब्रिटिश राज की स्थिरता पर से विश्वास उठने का एक और सबूत था इकोनॉमिक पैनिक। इकोनॉमिक पैनिक? वो कैसे? बैंकों से पैसे निकालने की होड़ लग गई, रन ऑन द बैंक्स जिसे कहते हैं। अच्छा। लोग पोस्ट ऑफिस से अपनी जमा पूंजी निकालने लगे, सोना चांदी और सिक्के जमा करने लगे, होर्डिंग करने लगे। ये तो वैसा ही हुआ जैसे आजकल कभी अफवाह फैल जाए कि कोई बैंक डूबने वाला है या नोट बंद होने वाले हैं तो लोग एटीएम पर टूट पड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही माहौल था। ये खासकर पूर्वी यूपी और बिहार में बहुत ज्यादा दिखा, पर मद्रास प्रेसिडेंसी तक इसका असर था। ये दिखाता है कि लोगों का व्यवस्था पर से भरोसा कितना उठ चुका था कि अपना पैसा अपने हाथ में रखो, पता नहीं कल क्या हो। हाँ, गांधी जी इस माहौल को, लोगों की नब्ज को समझ रहे थे। वो इतने कन्विंस थे कि अब एक्शन का सही समय आ गया है। कि जून 1942 में उन्होंने अमेरिकी पत्रकार लुईस फिशर को इंटरव्यू में कहा, और ये बहुत बड़ी बात थी, उन्होंने कहा, मैं इम्पेशेंट हो गया हूं, हो सकता है मैं कांग्रेस को मना ना पाऊं, तो मैं अकेले ही आगे बढ़ूंगा और सीधे लोगों से बात करूंगा। आप रे, ये तो बहुत बड़ा बयान था। मतलब वो कांग्रेस को भी बाईपास करने को तैयार थे। ये उनके सामान्य तरीके से तो काफी अलग लगता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि अर्जेंसी कितनी ज्यादा थी उनके मन में, कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। हालांकि इसकी नौबत नहीं आई। कांग्रेस मान गई? हाँ, कांग्रेस ने हमेशा की तरह मास स्ट्रगल की टाइमिंग को लेकर गांधी जी की समझ और उनकी सलाह पर भरोसा किया। तो ये सब बैकग्राउंड था, मतलब माहौल पूरी तरह तैयार था एक बड़े कॉन्फ्रंटेशन के लिए। फिर फॉर्मल डिसीजन कब और कैसे हुआ? फॉर्मल डिसीजन हुआ वर्धा में। वर्धा में? हाँ, वहां तय हुआ कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ा जाएगा, और इस फैसले पर अंतिम मुहर लगाने के लिए, इसे रैटिफाई करने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC की मीटिंग अगस्त में बॉम्बे में बुलाई गई। और बॉम्बे की वो AICC मीटिंग तो ऐतिहासिक बन गई। ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं। हाँ, अगस्त की शुरुआत में वहां का माहौल अभूतपूर्व बताया जाता है।
अंदर नेता बहस कर रहे थे, रेजोल्यूशन पर बात हो रही थी और बाहर हजारों की भीड़ इंतजार कर रही थी। सड़कों पर लोग थे। हाँ, मैदान में आसपास हवा में एक गजब का एक्साइटमेंट, एक एंटिसिपेशन थी। बताते हैं कि जब ओपन सेशन में नेताओं ने भाषण दिए तो हजारों की भीड़ में पिन ड्रॉप साइलेंस था। लोग सांस रोक कर सुन रहे थे। और फिर गांधी जी का भाषण? कहते हैं उस भाषण का असर इलेक्ट्रीफाइंग था, बिल्कुल जादू जैसा। क्या कहा उन्होंने? गांधी जी का अंदाज हमेशा की तरह शांत, अनरिटोरिकल, यानी बिना भारी भरकम शब्दों वाला था, लेकिन उसमें जो कन्विक्शन थी, जो दृढ़ता थी, उसने लोगों को झंझोड़ दिया। उन्होंने शुरुआत में साफ किया कि असली संघर्ष इसी पल शुरू नहीं होता। मैं वायसराय से मिलूंगा और उनसे कांग्रेस की मांग मानने की गुजारिश करूंगा। इसमें 2-3 हफ्ते लग सकते हैं। मतलब वो एकदम से टकराव नहीं चाहते थे, एक आखिरी कोशिश बातचीत की करना चाहते थे, दरवाजा खुला रख रहे थे। हाँ, एक डिप्लोमेटिक कर्टेसी थी वो। लेकिन साथ ही ये भी बिल्कुल साफ कर दिया, कोई लाग लपेट नहीं। मैं वायसराय से मंत्रालयों वगैरह के लिए कोई सौदा बागेन नहीं करने वाला। मैं पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी चीज से संतुष्ट नहीं होने वाला। कोई आधा अधूरा समझौता नहीं। बिल्कुल नहीं। हो सकता है वो नमक कर या शराबबंदी का प्रस्ताव दें, लेकिन मैं कहूंगा आजादी से कम कुछ नहीं। मतलब एकदम साफ, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन फ्रीडम। और फिर आया वो मंत्र, वो नारा जिसने इतिहास रच दिया, डू और डाई, करो या मरो। हाँ, वो क्लाइमैक्स था भाषण का। उनके शब्द थे, यहाँ एक मंत्र है, एक छोटा सा, जो मैं आपको देता हूं। आप इसे अपने दिलों पर अंकित कर लें और आपकी हर सांस इसे व्यक्त करे। मंत्र है, करो या मरो। करो या मरो। हम या तो भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में मर जाएंगे। हम अपनी गुलामी को जारी रहते देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। सोचिए जरा इन शब्दों का वजन। ये अल्टीमेटम था, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, सब कुछ दांव पर लगाने का आह्वान। करो या मरो का मतलब क्या था? क्योंकि इस पर बहुत बहस होती है कि क्या ये हिंसा का आह्वान था, जो गांधी जी की अहिंसा की फिलॉसफी से अलग था। गांधी जी ने इसे स्पष्ट करने की कोशिश की थी। उनके लिए ये अहिंसक संघर्ष का चरम रूप था। मतलब अपनी आजादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना, जरूरत पड़े तो जान भी दे देना, लेकिन गुलामी स्वीकार ना करना बिना हिंसा के। अच्छा, ये करेज की, फियरलेसनेस की बात थी। लेकिन जब आंदोलन शुरू हुआ और सारे बड़े नेता गिरफ्तार हो गए, तो जाहिर है जमीन पर लोगों ने इस नारे की इंटरप्रिटेशन अपने अपने तरीके से भी की। उस पर हम बाद में आएंगे। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। और गांधी जी ने सिर्फ आह्वान नहीं किया, उनके पास एक प्लान भी था, कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस थे। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 7 अगस्त को AICC मीटिंग से पहले उन्होंने वर्किंग कमेटी के सामने एक ड्राफ्ट रखा था, जिसमें समाज के अलग अलग वर्गों के लिए निर्देश थे कि आंदोलन शुरू होने पर उन्हें क्या करना है। लेकिन ये जारी नहीं हो पाया। नहीं, क्योंकि 8 अगस्त को प्रस्ताव पास हुआ और 9 अगस्त की सुबह ही गांधी जी समेत कांग्रेस के सारे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। तो ये निर्देश फॉर्मल रूप से लोगों तक पहुंच नहीं पाए। लेकिन ये ड्राफ्ट दिखाता है कि गांधी जी किस तरह का टोटल स्ट्रगल सोच रहे थे। क्या थे वो निर्देश मोटे तौर पर? किन किन लोगों के लिए थे? उसमें गवर्नमेंट सर्वेंट्स यानी सरकारी कर्मचारियों से कहा गया था कि इस्तीफा न दें, पर खुलकर कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा, अलीजियंस घोषित करें। सोचिए कितना रिस्की रहा होगा ये। हाँ, नौकरी करते हुए सरकार के खिलाफ निष्ठा दिखाना। फिर सोल्जर्स यानी सैनिकों से कहा गया कि पोस्ट न छोड़ें, पर अपने ही लोगों पर गोली चलाने से इनकार करें। ये तो सीधा मॉरल कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर देता है। बिल्कुल, अपनी ड्यूटी और अपने लोगों के बीच चुनाव। प्रिंसेस यानी रियासतों के राजाओं से कहा गया कि विदेशी ताकत की बजाय अपनी प्रजा की संप्रभुता, सॉवरेनिटी स्वीकार करें। ये सीधा पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज था। और रियासतों के लोगों के लिए? प्रिंसली स्टेट्स के लोगों से कहा गया कि घोषणा करें कि वो भारतीय राष्ट्र का हिस्सा है और राजाओं का नेतृत्व तभी मानेंगे जब राजा जनता के साथ होंगे, वरना नहीं। मतलब राजा पे भी दबाव। स्टूडेंट्स के लिए क्या था? छात्र तो हमेशा आंदोलनों में आगे रहते हैं। हाँ, स्टूडेंट से कहा गया कि अगर उन्हें यकीन हो कि आजादी मिलने तक वे दृढ़ रह सकते हैं, तो पढ़ाई छोड़ दें और आंदोलन में कूद पड़े। ये तो आज भी होता है छात्र आंदोलनों में। बिल्कुल। किसानों के लिए कहा गया कि जिनमें हिम्मत है और जो अपना सब कुछ जोखिम में डालने को तैयार हैं, वे लगान, लैंड रेवेन्यू देने से इनकार कर दें। नो टैक्स कैंपेन जैसा। हाँ। और टेनेंट्स यानी किराएदारों से कहा गया कि कांग्रेस मानती है कि जमीन उसकी है जो उस पर काम करता है, और किसी की नहीं,
ये बहुत रेडिकल बात थी उस समय। हाँ, लैंड टू द टिलर वाला सिद्धांत। जमींदारी सिस्टम पे भी कुछ था। हाँ, जमींदारी सिस्टम पर भी स्पष्ट निर्देश थे। अगर जमींदार किसान के साथ है, आंदोलन का साथ दे रहा है, तो आपसी सहमति से तय हिस्सा उसे दिया जाए। और अगर जमींदार सरकार का साथ दे रहा है तो उसे कोई टैक्स, कोई लगान न दिया जाए। ये सीधे सीधे इकोनॉमिक बॉयकॉट और किसानों के अधिकारों की बात थी। मतलब ये सिर्फ राजनीतिक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि पूरे सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, ब्रिटिश राज की नींव को हिलाने की तैयारी थी। एग्जैक्टली ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था ब्रिटिश राज को हर स्तर पर पैरालाइज करने का। भले ही ये निर्देश फॉर्मल रूप से सर्कुलेट नहीं हो पाए, लेकिन ये उस भावना को, उस इरादे को दिखाते हैं जिसके साथ क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई। एक आर पार की लड़ाई का इरादा। तो ये थी पृष्ठभूमि। क्रिप्स मिशन की नाकामी, विश्व युद्ध का दबाव, बढ़ता जन असंतोष, अंग्रेजों के कमजोर होने का एहसास, और फिर गांधी जी का करो या मरो का वो निर्णायक आह्वान और ये विस्तृत प्लान। मंच पूरी तरह तैयार था एक बड़े विस्फोट के लिए। हाँ, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, इस अध्याय का शीर्षक है द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड द INA। हमने अभी तक क्विट इंडिया के आगाज की बात की है। हाँ, INA का जिक्र अभी बाकी है। INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी, जो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बनी, वो भी इसी दौर की एक और अहम धारा थी। वो भारत की आज़ादी के लिए सशस्त्र संघर्ष का रास्ता अपना रही थी। हाँ, ये दोनों धाराएं एक ही समय में चल रही थीं। लक्ष्य एक था, आज़ादी, लेकिन रास्ते अलग थे। बिल्कुल। एक तरफ गांधी जी का करो या मरो का मुख्य रूप से अहिंसक आह्वान था, तो दूसरी तरफ बोस का सशस्त्र क्रांति का प्रयास। ये दोनों धाराएं कैसे इंटरैक्ट कर रही थीं या एक दूसरे पर क्या असर डाल रही थी, ये भी समझना जरूरी है। बहुत जरूरी है। क्विट इंडिया मूवमेंट जहां देश के अंदर ब्रिटिश शासन को चुनौती दे रहा था, वहीं INA बाहर से, खासकर साउथ ईस्ट एशिया से, ब्रिटिश राज पर हमला करने की तैयारी कर रही थी। दोनों ने मिलकर ब्रिटिश हुकूमत पर जबरदस्त दबाव डाला। तो क्विट इंडिया की शुरुआत तो हमने समझ ली, वो विस्फोटक माहौल हमने देख लिया। अब आगे INA के बनने और उसके संघर्ष पर भी बात करनी होगी। हाँ, और फिर देखना होगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट नेताओं की गिरफ्तारी के बाद कैसे आगे बढ़ा, क्योंकि नेता तो जेल में थे, तो आंदोलन चला कैसे। हाँ, ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन कैसे बना, उसमें हिंसा का तत्व कैसे आया और INA का क्या रोल रहा, ये सब देखेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और इन पहलुओं पर बात करते हैं। ओके, लेट्स मूव आवर डिस्कशन फॉरवर्ड। आज हम 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के बिल्कुल शुरुआती, वो जो तूफानी दौर था ना, उसकी बात कर रहे हैं। हमारे पास जो दस्तावेज और जानकारी है, वो उस वक्त के सरकारी रवैये और लोगों के जबरदस्त रिएक्शन पर रोशनी डालती है। सोचिए जरा, 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, AICC जिसे कहते हैं, कांग्रेस की सबसे बड़ी बॉडी जो फैसले लेती है, वो भारत छोड़ो प्रस्ताव पास करती है। और 9 अगस्त की सुबह होते होते गांधी जी समेत कांग्रेस के सारे बड़े नेता गायब, गिरफ्तार। हाँ, बिल्कुल। कहां ले गए, किसी को खबर तक नहीं। सरकार ने मतलब बिल्कुल इंतजार ही नहीं किया, एकदम सर्जिकल स्ट्राइक जैसा एक्शन लिया। एकदम। तो आज की इस चर्चा का मिशन है ये समझना कि इस बिजली की तेजी से हुए सरकारी हमले के बाद क्या हुआ, लोग सड़कों पर कैसे उतरे, उनका रिएक्शन क्या था और आंदोलन ने क्या शक्ल इख्तियार की। ये सचमुच कमाल की या कहें कि चौंकाने वाली बात है। 9 अगस्त की सुबह सुबह एक झटके में सारे टॉप कांग्रेस लीडर्स गिरफ्तार। जी। मतलब रात को मीटिंग चल रही है, अगले दिन की रणनीति बन रही होगी और सुबह होते ही सब गायब। बिल्कुल। आज के जमाने में सोचें तो जैसे इलेक्शन से पहले रातों रात सारे प्रमुख विपक्षी नेता उठा लिए जाएं। हाँ? कल्पना कीजिए उस वक्त क्या अफरा तफरी, क्या कंफ्यूजन फैला होगा। हाँ, मतलब लोगों को सुबह पता चलता है कि कोई लीडर ही नहीं है बाहर। हाँ, सुबह लोग उठते हैं, अखबार ढूंढते हैं, अगर मिले तो रेडियो पर कान लगाए हैं और खबर मिलती है कि सारे बड़े नेता जेल में या किसी अनजान जगह पर। व्हाट्सएप तो था नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो खबरें कैसे फैली होंगी, कितनी देर में, और कितना डर और गुस्सा एक साथ पनपा होगा। बिल्कुल। और ये कोई इम्पल्सिव रिएक्शन नहीं था सरकार का, मतलब कोई पैनिक में लिया गया फैसला नहीं था। जैसा कि दस्तावेज बताते हैं, अंग्रेजी हुकूमत तो वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के बाद से ही इस तरह की कार्रवाई की तैयारी में थी। अच्छा, पहले से। हाँ। उनके पास 1940 से ही एक डिटेल्ड प्लान तैयार था, जिसे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑर्डिनेंस का नाम दिया गया था। बेसिकली ये एक SOP थी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि अगर कांग्रेस ने बड़ा आंदोलन छेड़ा
जिसे वो क्रांति मान रहे थे, तो कैसे फौरन एक्शन लेना है, किसको गिरफ्तार करना है, प्रेस पर कैसे पाबंदी लगानी है, कम्युनिकेशन कैसे रोकना है, सब कुछ पहले से तय था। बाप रे, पूरी प्लानिंग। यहाँ तक कि 8 अगस्त 1940 को, यानी आंदोलन शुरू होने से ठीक 2 साल पहले, वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगॉ ने सभी प्रांतों के गवर्नरों को एक पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल खत में साफ लिखा था, मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस का कोई भी हिस्सा युद्ध की घोषणा करता है तो उसका एक ही जवाब है, संगठन को पूरी तरह कुचलने, क्रश का पक्का इरादा। क्रश द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, ये मेंटालिटी दिखाती है कॉलोनियल पावर स्ट्रक्चर की। वो किसी भी चैलेंज को, खासकर युद्ध के समय, हल्के में लेने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनके लिए ये सत्ता का सवाल था और वो उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। सही बात है, वो टाइम था। हाँ, गांधी जी, जैसा हम जानते हैं, बहुत अनुभवी थे। वो नब्ज पहचानते थे। वो पिछले 2 साल से बहुत सावधानी से कदम बढ़ा रहे थे। वो सरकार के बिछाए जाल में फंसना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं किया। हाँ, वो इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस वाला दौर था। हाँ बिल्कुल, उन्होंने पहले इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस चलाया, फिर संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। लगातार प्रचार अभियान चलता रहा। इससे वो धीरे धीरे माहौल बना रहे थे, लोगों को साइकोलॉजिकली तैयार कर रहे थे एक बड़ी लड़ाई के लिए। लेकिन अब 1942 में जब जापानी फौजें बर्मा तक आ चुकी थीं और युद्ध का खतरा भारत के दरवाजे पर था, सरकार उन्हें और समय देने को तैयार नहीं थी। उन्हें डर था कि वॉर एफर्ट्स पर असर पड़ेगा। बिल्कुल, उन्हें डर था कि अगर आंदोलन फैला तो वॉर एफर्ट्स बुरी तरह प्रभावित होंगे। इसलिए जैसे ही एआईसीसी ने बॉम्बे में क्विट इंडिया प्रस्ताव पास करने की तैयारी शुरू की, सभी प्रांतों को गिरफ्तारी और दमन सप्रेशन के लिए विस्तृत निर्देश भेज दिए गए थे। वो पहला वार करना चाहते थे, इससे पहले कि आंदोलन जमीन पर उतर पाए। और सरकार की इस प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का असर भी फौरन हुआ, एकदम इमीडिएट रिएक्शन। हाँ बिल्कुल। बॉम्बे में जैसी सुबह सुबह गांधी जी और दूसरे नेताओं की गिरफ्तारी की खबर फैली, रिकॉर्ड्स बताते हैं कि लाखों लोग सड़कों पर निकल आए और ग्वालियर टैंक मैदान की तरफ बढ़ने लगे, जहां मीटिंग होनी थी और तिरंगा फहराया जाना था। अब सोचिए, नेता तो गिरफ्तार हो चुके थे, कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं था, लेकिन जनता खुद ब खुद जमा हो गई। स्पॉन्टेनियस था बिल्कुल। हाँ, ये दिखाता है कि मैसेज कितना नीचे तक पहुंच चुका था, करो या मरो। वहां अरुणा आसफ अली ने हिम्मत दिखाकर तिरंगा फहरा रहा। हाँ, वो एक बड़ा मूवमेंट था। जिसके बाद पुलिस से जबरदस्त झड़पें हुई, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस चले। ऐसा ही 9 अगस्त को अहमदाबाद और पूना में हुआ। लोग सड़कों पर थे, गुस्से में थे जी। फिर 10 तारीख को ये आग दिल्ली पहुंची और यूपी और बिहार के कई शहरों में फैली। कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, सब जगह हड़तालें, प्रदर्शन, जुलूस। पूरा उत्तर भारत एक तरह से। हाँ, लोग सरकारी कानून तोड़कर सड़कों पर थे। ये वैसा ही माहौल है जैसे आज भी जब कोई बड़ा नेशनल इशू होता है, जैसे कोई कंट्रोवर्शियल लॉ पास हो जाए या कोई बड़ा घोटाला सामने आए। हाँ, जैसे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो कैसे लोग अचानक से सड़कों पर आ जाते हैं, इंडिया गेट या आज़ाद मैदान पहुंच जाते हैं, सोशल मीडिया पर हैशटैग्स ट्रेंड करने लगते हैं। बस उस समय का पैमाना बहुत बड़ा था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, और लोगों का गुस्सा शायद कहीं ज्यादा रॉ और सीधा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ था। हाँ, और ये शुरुआती प्रतिक्रिया, जैसा रिकॉर्ड्स इशारा करते हैं, काफी हद तक लीडरलेस और स्पॉन्टेनियस थी, क्योंकि पहली और दूसरी कतार के लगभग सभी नेता तो पहले दिन गिरफ्तार कर लिए गए थे। सही बात है, लीडरशिप थी नहीं बाहर। बिल्कुल। इससे साफ पता चलता है कि लोगों में कितना गुस्सा भरा हुआ था ब्रिटिश राज के खिलाफ, कितनी बेचैनी थी आज़ादी के लिए, और भारत छोड़ो का नारा कितनी गहराई तक आम आदमी के दिलो दिमाग में उतर चुका था। ये अब सिर्फ कांग्रेस पार्टी का आंदोलन नहीं रहा था, ये सचमुच एक जन आंदोलन बन गया था। हाँ बिल्कुल, मास मूवमेंट। सरकार ने इसका जवाब दिया इन्फॉर्मेशन ब्लैकआउट करके, प्रेस का गला घोंटकर। अच्छा, मीडिया कंट्रोल। हाँ, नेशनल हेराल्ड जो नेहरू से जुड़ा था और गांधी जी का हरिजन जैसे अखबार तो पूरे आंदोलन के दौरान बंद रहे। बाकी अखबारों पर भी या तो कुछ समय के लिए ताला लगा दिया गया या उन पर कड़ी सेंसरशिप थोप दी गई कि वो विरोध प्रदर्शनों, पुलिस की ज्यादतियों या आंदोलन की कोई भी खबर नहीं छाप सकते। ये तो आज भी होता है कई बार। हाँ, ये आज भी हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में या बड़े विरोध प्रदर्शनों के दौरान इंटरनेट बंद कर देना, मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करना। ये तरीके तब भी हुकूमतें इस्तेमाल करती थी ताकि खबरें ना फैलें, लोगों का हौसला टूटे और बाहर की दुनिया को पता ना चले कि अंदर क्या हो रहा है। अच्छा, तो ये बात दिलचस्प है। बड़े नेता जेल में, प्रेस पर ताला,
फिर ये आंदोलन शहरों से गांव तक कैसे फैला, ये चिंगारी पूरे देश में कैसे फैली? हाँ, ये सवाल जरूरी है। जानकारी ये बताती है कि जो प्रांतीय और स्थानीय स्तर के नेता और कार्यकर्ता पहली लहर की गिरफ्तारी से बच गए थे, वो अंडरग्राउंड हो गए जी। वो छिपते छिपाते, शायद भेष बदलकर ट्रेन से, बस से या पैदल ही अपने अपने इलाकों, अपने घरों को लौटे और वहां जाकर उन्होंने प्रतिरोध, रेजिस्टेंस को संगठित करना शुरू किया। हाँ, मतलब लोकल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ। बिल्कुल। जैसे जैसे खबर गांव में पहुंची, वो सोचे उस जमाने में खबरें कैसे पहुंचती होंगी। हाँ, कोई व्हाट्सएप तो था नहीं। हाँ, कोई शहर से रिश्तेदार आया, उसने बताया। कॉलेज का कोई स्टूडेंट लीडर जो गिरफ्तारी से बच निकला, वो साइकिल उठाकर गांव-गांव घूमने लगा, लोगों को बताने लगा। चिट्ठियों से, अफवाहों से, एक कान से दूसरे कान तक बात फैलती गई होगी और गांव वाले भी शहर वालों के साथ विरोध में शामिल होने लगे। हाँ, वर्ड ऑफ माउथ और जो कार्यकर्ता पहुंच पाए उनके जरिए। शुरुआती 6-7 हफ्तों में तो, जैसा दस्तावेज बताते हैं, पूरे देश में एक जबरदस्त मैस अपसर्ज देखने को मिला। हाँ, वो पहला फेज बहुत इंटेंस था। लोगों ने अपना गुस्सा निकालने और ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए। कहीं पर बड़ी बड़ी भीड़ ने पुलिस थानों, पोस्ट ऑफिसों, कचहरी, रेलवे स्टेशनों और सरकारी सत्ता के दूसरे प्रतीकों पर हमला बोल दिया। हाँ, ये इमारतें गुलामी की निशानी मानी जाती थी। बिल्कुल। पुलिस की गोलियों की परवाह किए बिना लोगों ने इन सरकारी इमारतों पर चढ़कर यूनियन जैक उतारकर तिरंगे फहरा दिए। ये अपने आप में एक बड़ा सिंबॉलिक एक्ट था। हाँ, ये ऐलान था कि अब यहाँ तुम्हारा नहीं, हमारा राज चलेगा। जैसे आज भी देखिए, किसी प्रोटेस्ट में झंडा फहराना या झंडा जलाना कितना बड़ा सिंबल बन जाता है। सही बात है, सिंबल्स की लड़ाई। कहीं पर सत्याग्रही जो गांधी जी के अहिंसक रास्ते पर चलते थे, वो टोलियां बनाकर तहसील या जिला मुख्यालयों पर जाते थे और शांति से अपनी गिरफ्तारी देते थे। हाँ, वो गांधीवादी तरीका भी चल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ, खासकर ग्रामीण इलाकों में लोगों का गुस्सा ज्यादा उग्र था। हजारों किसानों की भीड़ ने मिलकर सचमुच रेल की पटरियां उखाड़ दी। हाँ, ये तस्वीरें इन दिमाग में आती हैं। ये विजुअलाइजेशन कमाल का है। बिना किसी जेसीबी या क्रेन के, सिर्फ कुदाल, फावड़े और अपने हाथों की ताकत से लोहे की भारी पटरियां उखाड़ फेंकना। ये दिखाता है कि लोग कितने डेस्परेट थे कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट को ठप करने के लिए, अंग्रेजों के शासन की रीढ़ तोड़ने के लिए। गुस्सा कितना ज्यादा था। इसके अलावा छोटे छोटे ग्रुप्स ने, जो शायद ज्यादा ऑर्गेनाइज थे और जिनमें पढ़े लिखे युवा या पुराने क्रांतिकारी शामिल थे, उन्होंने पुल उड़ाने की कोशिश की। रात के अंधेरे में पटरियां हटाईं ताकि ट्रेनें पलट जाएं और सबसे ज्यादा टेलीफोन और टेलीग्राफ के तार काट दिए। कम्युनिकेशन लाइंस तोड़ना मतलब सरकार को पंगु बनाना एक तरह से। बिल्कुल। मकसद साफ था, कम्युनिकेशन लाइंस तोड़ दो ताकि सरकार एक जगह से दूसरी जगह निर्देश न भेज सके, सेना या पुलिस की मूवमेंट मुश्किल हो जाए। देश भर के स्कूलों कॉलेजों में स्टूडेंट्स ने लंबी हड़तालें कर दी, क्लास छोड़कर वो जुलूस निकालने लगे। स्टूडेंट्स का रोल हमेशा की तरह बहुत अहम रहा। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण काम जो उन्होंने किया वो था गैर कानूनी समाचार पत्र, जिन्हें पत्रिकाएं कहा जाता था, उन्हें लिखना, छापना साइक्लोस्टाइल मशीन से और बांटना। हाँ, वो अंडरग्राउंड पर्चे। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ऐसी सैकड़ों छोटी बड़ी पत्रिकाएं देश भर में निकलीं, जो लोगों तक खबरें, नेताओं के संदेश और आगे की रणनीति पहुंचाती थीं। ये स्टूडेंट्स ही उभरते हुए अंडरग्राउंड नेटवर्क्स के लिए ट्रस्टेड कुरियर्स का काम करते थे। संदेश, पैसा और कभी-कभी शायद छोटा मोटा सामान भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। बिल्कुल। आज के छात्र आंदोलन की तरह ही, बस मध्यम अलग थे। तब पैम्फलेट और साइक्लोस्टाइल मशीन थी, आज सोशल मीडिया और व्हाट्सएप है। हाँ, लेकिन वो ऊर्जा, वो जज्बा, वो जोखिम उठाने का हौसला, सरकार से टकराने की हिम्मत, वो शायद वैसी ही रही होगी। शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि पकड़े जाने का डर कहीं ज्यादा था। सही कहा। और मजदूर वर्ग ने भी इस आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, खासकर बड़े शहरों में। अहमदाबाद की कपड़ा मिलें 3.5 महीने तक बंद रहीं। 3.5 महीने! सोचिए इकोनॉमी पर क्या असर हुआ होगा। हाँ, सोचिए एक पूरे औद्योगिक शहर की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा होगा, मिल मालिकों पर क्या दबाव बना होगा और मजदूरों ने बिना तनख्वाह के इतने दिन कैसे गुजारे होंगे। ये बहुत बड़ा सैक्रिफाइस था। बॉम्बे में जहां आंदोलन का आगाज हुआ था, 9 अगस्त की गिरफ्तारियों के बाद मजदूर 1 हफ्ते से ज्यादा काम पर नहीं गए। शहर थम सा गया था। जमशेदपुर में टाटा स्टील प्लांट, जो युद्ध के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, वहां के मजदूरों ने 13 दिन तक हड़ताल रखी। टाटा स्टील में? हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। मैनेजमेंट पर तिरंगा फहराने का दबाव बनाया। हाँ, अहमदानगर और पूना जैसे शहरों में भी मजदूर कई महीनों तक हड़ताल और प्रदर्शनों में सक्रिय रहे।
इससे न सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी ठप हुई, बल्कि अंग्रेजों के वॉर एफर्ट पर भी सीधा असर पड़ा होगा, क्योंकि फैक्ट्रीज बंद थीं, प्रोडक्शन रुका हुआ था। ये जो वाइड स्प्रेड और मल्टीफैसेटेड विरोध था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा आपने इतने विस्तार से बताया, ये सिर्फ एक तरह का एक्शन नहीं था। इसमें गांधीवादी तरीके जैसे सत्याग्रह, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, हड़तालें शामिल थीं। तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, कम्युनिकेशन ठप करना और कुछ जगहों पे हिंसक कार्रवाइयां भी थीं। हाँ, मतलब मिक्स था पूरा। बिल्कुल। ये दिखाता है कि समाज के अलग-अलग तबके, छात्र, मजदूर, किसान, मध्य वर्ग, महिलाएं, सब इसमें अपने अपने तरीके से शामिल थे। और सरकारी प्रतीकों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। ये महज तोड़फोड़ नहीं थी, ये कॉलोनियल अथॉरिटी को सीधी चुनौती थी, उसे डीलेजिटिमाइज करने की कोशिश थी। हाँ, सत्ता को चुनौती। प्रशासन और कम्युनिकेशन नेटवर्क में जो बाधा डाली गई, वो बहुत सिग्निफिकेंट थी। उसने सरकार को हफ्तों तक परेशान रखा, खासकर पूर्वी यूपी और बिहार जैसे इलाकों में। हम कह सकते हैं कि एक तरह की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या सामूहिक चेतना जाग रही थी। लोगों में ये भावना प्रबल हो रही थी कि अब बस बहुत हो गया, अंग्रेजों को जाना ही होगा, और इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो यह आंदोलन एक जनविद्रोह, एक रिबेलियन का रूप ले गया, जैसा कि रिकॉर्ड्स बताते हैं। हाँ, वहाँ स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। यहाँ आंदोलन की तीव्रता बहुत ज्यादा थी। खबरें गांवों तक कैसे पहुंची? मुख्यतः स्टूडेंट्स और दूसरे राजनीतिक कार्यकर्ताओं के जरिए, जो शहरों के कॉलेजों या पार्टी दफ्तरों से निकलकर अंदरूनी इलाकों में फैल गए थे। अच्छा, स्टूडेंट्स का रोल यहाँ भी? हाँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, जो उस समय राष्ट्रवादी गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र थी, उसके छात्रों ने तय किया कि वो पढ़ाई छोड़कर गांव में जाएंगे और भारत छोड़ो का संदेश फैलाएंगे। वो गांव में जाके नारे लगा रहे थे, थाना जलाओ, स्टेशन फूंक दो, अंग्रेज भाग गया। उन्होंने चलती ट्रेनों को रोककर उन पर कब्जा किया और तिरंगे लहरा दिए। सोचिए क्या माहौल रहा होगा, एकदम रेवोल्यूशनरी फर्वर। हाँ, लोगों को वाकई लगने लगा होगा कि बस अब अंग्रेजी राज खत्म होने वाला है। एक अजीब सी उम्मीद, एक उन्माद, एक जोश की लहर दौड़ गई होगी। गांव में पैटर्न अक्सर ये होता था कि आसपास के गांवों से हजारों किसानों की बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठा होती थी और पास के तहसील या जिला शहर पर धावा बोल देती थी। वहां जाकर वो सरकारी सत्ता के सभी प्रतीकों, थाने, कचहरी, पोस्ट ऑफिस, रजिस्ट्री ऑफिस, सब पर हमला करते थे, रिकॉर्ड जला देते थे और कोशिश करते थे कि वहां तिरंगा फहरा दें। बिल्कुल। और जब सरकारी टुकड़ियों ने इन भीड़ पर गोलीबारी शुरू की और दमन तेज किया, तो कई जगहों पर विद्रोह और भड़क गया। बिहार का तिरहुत डिवीजन, जिसमें मुजफ्फरपुर, चंपारण, सारण, दरभंगा जैसे जिले आते थे, का उदाहरण दिया जाता है, जो लगभग 2 हफ्तों तक बाकी देश से पूरी तरह कट गया था। वहां कोई कम्युनिकेशन नहीं था, रेल लाइनें उखड़ी हुई थीं और सरकारी नियंत्रण लगभग खत्म हो गया था। अब 2 हफ्ते तक कोई सरकारी अथॉरिटी नहीं। हाँ, पटना में सचिवालय पर तिरंगा फहराने की कोशिश कर रहे छात्रों पर जब पुलिस ने गोलियां चलाईं और कई छात्र शहीद हुए, उसके बाद 2 दिनों तक पटना शहर पर भीड़ का कब्जा रहा। सरकार का कंट्रोल नहीं था। 2 दिन तक राजधानी पे कंट्रोल नहीं। हाँ, उत्तरी और मध्य बिहार के 10 जिलों में 80% पुलिस स्टेशन या तो भीड़ ने कब्जा कर लिए थे या फिर पुलिस वाले डर के मारे उन्हें अस्थायी रूप से खाली करके भाग गए थे। हाँ, ये एक तरह का टेम्पररी कोलैप्स ऑफ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था। एक पावर वैक्यूम बन गया था जहां कुछ समय के लिए लोगों ने कोशिश की होगी अपना इंतजाम चलाने की, जिसे कई जगह जनता राज या पैरेलल गवर्नमेंट, समानांतर सरकार बनाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जाता है, जैसे बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में हुआ। हाँ, चित्तू पांडे का नाम सुना है। इस दौर में कुछ जगहों पर यूरोपियन अधिकारियों या सैनिकों पर सीधे हमले भी हुए, जो आंदोलन के एक ज्यादा हिंसक और अनकंट्रोल्ड पहलू को दिखाते हैं। अच्छा। जैसे कि पटना के पास फतवा में रेलवे स्टेशन पर जमा भीड़ ने 2 RAF, रॉयल एयरफोर्स के अंग्रेज अफसरों को पकड़ लिया और उन्हें मार डाला। फिर उनके शवों को शहर में घुमाया गया। अरे बाप रे। इसी तरह मुंगेर जिले में पसराहा 18 अगस्त और रुइहार 30 अगस्त नाम की जगहों पर 2 ब्रिटिश फौजी विमान क्रैश हुए थे। उनके क्रू मेंबर्स जब पैराशूट से उतरे तो गांव वालों ने उन्हें पकड़कर मार डाला। ये तो बहुत हिंसात्मक हो गया। हाँ, ये घटनाएं बताती हैं कि गुस्सा किस हद तक बढ़ चुका था और कुछ जगहों पर हालात पूरी तरह काबू से बाहर हो गए थे। दस्तावेज इस दौर में प्रतिरोध के कुछ खास केंद्रों का भी जिक्र करते हैं। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर और बिहार में गया, भागलपुर, सारण,
पूर्णिया, शाहाबाद, आज का भोजपुर, मुजफ्फरपुर और चंपारण, इन इलाकों में आंदोलन का स्वरूप बहुत तीव्र और व्यापक था। अब बात करते हैं सरकारी जवाबी कार्रवाई की, यानी रिप्रेशन की, जो जानकारी के मुताबिक बेहद क्रूर और बेरहम थी। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि सरकार ने कैसे रिएक्ट किया। खुद सरकारी आंकड़े, जो अक्सर कम करके बताए जाते हैं, ये मानते हैं कि नेताओं की गिरफ्तारी के बाद पहले हफ्ते में ही 250 रेलवे स्टेशन या तो क्षतिग्रस्त किए गए या पूरी तरह नष्ट कर दिए गए। 250 एक हफ्ते में? हाँ, 500 से ज्यादा पोस्ट ऑफिस और 150 पुलिस थानों पर हमला हुआ या उन्हें जला दिया गया। बिहार और पूर्वी यूपी में तो ट्रेनों की आवाजाही हफ्तों तक ठप रही। मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा गया था। बिल्कुल। अकेले कर्नाटक जैसे अपेक्षाकृत शांत माने जाने वाले प्रांत में टेलीग्राफ के तार काटने की 1600 घटनाएं हुईं। 26 रेलवे स्टेशन और 32 पोस्ट ऑफिस पर हमले हुए। ये आंकड़े खुद सरकार दे रही है, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि जमीनी हकीकत शायद इससे कहीं ज्यादा गंभीर रही होगी। हाँ, असल आंकड़े तो शायद कहीं ज्यादा होंगे। और लोगों पर जो जुल्म ढाया गया वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। निहत्ती भीड़ पर, जिसमें अक्सर किसान, मजदूर, छात्र होते थे, 538 मौकों पर पुलिस और सेना ने सीधी गोलियां चलाईं। 538 बार फायरिंग निहत्ती भीड़ पर। हाँ, और इससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह है कि कई जगहों पर, खासकर बिहार में, नीचे उड़ते हुए हवाई जहाजों से मशीन गन से भीड़ पर फायरिंग की गई। हवाई जहाज से मशीन गन फायरिंग अपने ही लोगों पर। हाँ, सोचिए वो मंजर, खुले मैदानों में भागती हुई निहत्थी जनता पर आसमान से गोलियों की बौछार। ये तो युद्ध जैसी स्थिति थी जो सरकार अपने ही नागरिकों के खिलाफ कर रही थी। ये तो मतलब स्टेट ब्रूटैलिटी इंतहा है। और भी तरीके थे दमन के जिनका जिक्र मिलता है। गांवों से लोगों को बंधक बना लेना। शायद ये इसलिए किया जाता था ताकि बाकी गांव वाले डर जाएं, या जो लोग भाग गए हैं वो वापस आ जाएं, या फिर आंदोलनकारियों की जानकारी मिल सके। हाँ, दबाव बनाने के लिए। सामूहिक जुर्माना लगाना। जिस गांव या इलाके में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया हो, वहां के सभी निवासियों पर भारी जुर्माना लगा दिया जाता था। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि कुल 90 लाख रुपए के सामूहिक जुर्माने लगाए गए। 90 लाख? हाँ, उस जमाने में? हाँ, ये उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी। और सबसे बुरी बात ये थी कि ये जुर्माना अक्सर लोगों का बचा खुचा सामान, अनाज या जानवर लूटकर मौके पर ही वसूला जाता था। सोचिए गरीब गांव वालों पर इसका क्या असर पड़ता होगा, जिनकी शायद साल भर की कमाई या जमा पूंजी ही लूट ली गई। मतलब दोहरी मार। बिल्कुल। संदिग्धों को सरेआम कोड़े मारना, ये ह्यूमिलिएशन और टेरर फैलाने का एक पुराना तरीका था। पूरे के पूरे गांव जला देना। अगर किसी गांव के लोग प्रतिरोध में शामिल थे और पुलिस के आने पर भाग जाते थे, पकड़े नहीं जा सके, तो गुस्से में पुलिस या सेना पूरे गांव को ही आग लगा देती थी। पूरा गांव? ये कैसी सजा है? ये कलेक्टिव पनिशमेंट का एक विभत्स उदाहरण था। कुछ लोगों के अपराध की सजा पूरे समुदाय को देना। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां। 1942 के अंत तक, यानी सिर्फ 4-5 महीनों में 60,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके थे। 60,000? हाँ, इनमें से 26,000 लोगों को बाकायदा सजा सुनाई गई और 18,000 लोगों को डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत बिना किसी मुकदमे के अनिश्चित काल के लिए नजरबंद कर दिया गया। बिना ट्रायल के? बिना ट्रायल के। कानूनी तौर पर मार्शल लॉ घोषित नहीं किया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत ये थी कि सेना को खुली छूट दे दी गई थी। सेना अक्सर नागरिक प्रशासन के आदेशों का इंतजार किए बिना ही मनमानी करती थी। दमन उतना ही कठोर और बेरहम था जितना मार्शल लॉ में होता है, बस कानूनी जामा नहीं पहनाया गया था। ये दिखाता है कि कैसे संकट के समय में कानूनी प्रक्रियाएं ताक पर रख दी जाती हैं और सत्ता निरंकुश हो जाती है। इस जबरदस्त क्रूर दमन का नतीजा ये हुआ कि 6-7 हफ्तों के अंदर आंदोलन का जो खुला मास फेस था, जो जनउभार सड़कों पर दिख रहा था, वो काफी हद तक दब गया। हाँ, ओपन प्रोटेस्ट मुश्किल हो गया था। सड़कों पर बड़े प्रदर्शन, सरकारी इमारतों पर हमले, ये सब कम हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आंदोलन खत्म हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये अब अंडरग्राउंड हो गया, गुप्त रूप से चलने लगा। देश के अलग अलग हिस्सों में गुप्त नेटवर्क्स, अंडरग्राउंड नेटवर्क्स मजबूत होने लगे, जो तोड़फोड़ की कार्रवाइयां और प्रचार का काम जारी रखे हुए थे। जानकारी ये भी बताती है कि एक अखिल भारतीय अंडरग्राउंड लीडरशिप भी उभरी, जिसने बिखरे हुए प्रतिरोध को एक दिशा देने की कोशिश की। हाँ, ये दूसरा फेज शुरू हुआ। इसमें अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, छोटू भाई पुरानिक, बीजू पटनायक
जो बाद में उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने, आरपी गोयनका जैसे कई प्रमुख समाजवादी और कांग्रेसी नेता शामिल थे। हाँ, ये सब बड़े नाम हैं। बाद में जब जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हुए तो वो भी इस अंडरग्राउंड आंदोलन के एक बड़े हीरो और मार्गदर्शक बन गए। जेपी का जेल से भागना तो अपने आप में एक कहानी है। हाँ, ये लोग एक तरह से आंदोलन के नए चेहरे बन गए, जो छिपकर पुलिस और सीआईडी को चकमा देकर अपनी गतिविधियां चला रहे थे। इनकी कहानियां लोगों में जोश भरती थी कि लड़ाई अभी जारी है। बिल्कुल। तो इस अंडरग्राउंड लीडरशिप की भूमिका क्या थी? दस्तावेजों के आधार पर हम कुछ चीजें समझ सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी काम था लोगों का मनोबल बनाए रखना। जब खुलेआम विरोध करना मुमकिन ना हो तो ये एहसास दिलाना कि संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, हम लड़ रहे हैं। हाँ, उम्मीद बनाए रखना। बिल्कुल। देश भर में फैले कार्यकर्ताओं, एक्टिविस्ट्स को एक तरह की कमांड लाइन और मार्गदर्शन देना कि अब किस तरह की गतिविधियां करनी है। दूसरा काम था लॉजिस्टिक्स का इंतजाम करना, यानी पैसा इकट्ठा करना और ज़रूरत की सामग्री जैसे बम बनाने का सामान, हथियार, डायनामाइट आदि जुटाना और उन्हें देश भर में फैले अंडरग्राउंड ग्रुप्स तक सुरक्षित पहुंचाना। ये तो बहुत रिस्की काम था। हाँ, सोचिए इसमें कितना खतरा था। पकड़े जाने पर यातना, लंबी सजा या मौत निश्चित थी। तीसरा, रणनीति के स्तर पर। दिलचस्प बात यह है कि ये केंद्रीय लीडरशिप स्थानीय स्तर पर क्या करना है ये तय नहीं करती थी। अच्छा, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड। हाँ, उन्होंने स्थानीय समूहों, लोकल ग्रुप्स को अपनी समझ और हालात के मुताबिक पहल करने की छूट दी। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर था जो शायद इसे पकड़ना और ख़त्म करना मुश्किल बनाता था। अगर एक ग्रुप पकड़ा भी गया तो बाकी चलते रहते थे। स्मार्ट स्ट्रेटेजी थी। चौथा, ये अंडरग्राउंड गतिविधियां कुछ खास इलाकों में ज्यादा केंद्रित थीं, जैसे बॉम्बे, पूना, सतारा महाराष्ट्र में, बड़ौदा और गुजरात के दूसरे हिस्से, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार और दिल्ली। इन जगहों पर नेटवर्क ज्यादा मजबूत थे। पांचवा, इसमें शामिल लोग भी विविध थे। कांग्रेस, सोशलिस्ट, समाजवादी इसमें सबसे आगे थे, लेकिन गांधीवादी आश्रमों से जुड़े कार्यकर्ता, फॉरवर्ड ब्लॉक जो सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे, पुराने क्रांतिकारी समूहों के सदस्य और आम कांग्रेसी कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में इस अंडरग्राउंड काम में सक्रिय थे। मतलब अलग अलग विचारधारा के लोग साथ आए। हाँ, ये दिखाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए एक व्यापक गठबंधन बना हुआ था, जिसमें अलग अलग विचारधाराओं के लोग एक साझा मकसद के लिए साथ काम कर रहे थे। और ये बात भी ध्यान खींचती है कि अंडरग्राउंड काम करने वाले ये कार्यकर्ता भले ही संख्या में बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन उन्हें आम लोगों का जबरदस्त समर्थन हासिल था। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये मुमकिन ही नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर और इतने लंबे समय तक की गतिविधियां बिना आम जनता की मदद के चल पाती। लोग चुपचाप बिना किसी पहचान के मदद कर रहे थे। हाँ, वो साइलेंट सपोर्ट बहुत क्रूशियल था। बिजनेसमैन और उद्योगपति दिल खोलकर पैसा दे रहे थे। एक दिलचस्प किस्सा सुमति मोरारजी का मिलता है, जो बाद में भारत की एक प्रमुख महिला उद्योगपति बनी। हाँ, मैंने भी पढ़ा है उनके बारे में। वो समाजवादी नेता अच्युत पटवर्धन को पुलिस से बचाने में लगातार मदद करती थी। रोज उन्हें छिपने के लिए एक अलग कार मुहैया कराती थी। ये कारें वो अपने अमीर दोस्तों से मांग कर लाती थी और उन दोस्तों को पता भी नहीं होता था कि उनकी कार किस खतरनाक काम के लिए इस्तेमाल हो रही है। कमाल है। सोचिए किस तरह का हाई लेवल सीक्रेट कोऑर्डिनेशन रहा होगा। कितना भरोसा, कितनी हिम्मत। हाँ, दूसरे हजारों साधारण लोग अंडरग्राउंड नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने घरों में छिपने की जगह हाइडआउट्स देते थे, उन्हें खाना खिलाते थे, पनाह देते थे, ये जानते हुए कि पकड़े जाने पर उनका घर जलाया जा सकता है, उन्हें जेल हो सकती है। ये असली हीरो थे वो आम लोग। बिल्कुल। स्टूडेंट्स लगातार कुरियर का काम करते रहे, संदेश और सामान यहां से वहां पहुंचाते रहे। उनकी भूमिका इस अंडरग्राउंड नेटवर्क को जोड़े रखने में बहुत अहम थी। शायद उनकी कम उम्र की वजह से उन पर शक भी कम होता हो। हाँ, ये हो सकता है। साधारण गांव वाले, किसान, मजदूर पुलिस को जानकारी देने से साफ इनकार करते थे, भले ही उन्हें कितना भी धमकाया जाए या लालच दिया जाए। ये पैसिव रेजिस्टेंस था जो इन कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी था। यहां तक कि पायलट और ट्रेन ड्राइवर भी बॉम्ब और दूसरी प्रतिबंधित सामग्री देश भर में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करते थे। पायलट और ट्रेन ड्राइवर? ये तो मतलब सिस्टम के अंदर से मदद थी। हाँ, ये तो सीधे सिस्टम के अंदर घुसपैठ करने जैसा था, अपनी नौकरी और जान जोखिम में डाल के। अविश्वसनीय। और सबसे हैरान करने वाली बात, कुछ सरकारी अधिकारी
यहां तक कि पुलिस महकमे के लोग भी होने वाली गिरफ्तारियां, इम्पेंडिंग अरेस्ट्स की खबर या दूसरी अहम जानकारी चुपके से आंदोलनकारियों तक पहुंचा देते थे। पुलिस वाले भी? हाँ, अच्युत पटवर्धन ने बाद में बताया कि कांग्रेस अंडरग्राउंड गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सरकार ने जो एक 3 सदस्यों वाली हाई लेवल कमेटी बनाई थी, उसका एक सदस्य खुद उन्हें नियमित रूप से कमेटी की अंदरूनी बैठकों और योजनाओं की जानकारी लीक करता था। अरे वाह, मतलब अंदर ही अंदर सहानुभूति थी। हाँ, ये दिखाता है कि औपनिवेशिक ढांचे के भीतर भी राष्ट्रवाद की भावना या अंग्रेजों के प्रति असंतोष मौजूद था। कुछ भारतीय अधिकारी भी दिल से आजादी चाहते थे और चुपचाप मदद कर रहे थे। तो इन अंडरग्राउंड गतिविधियों का स्वरूप क्या था? क्या करते थे ये लोग? मुख्य जोर था कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट को बाधित करना, डिसरप्शन ऑफ कम्युनिकेशंस एंड ट्रांसपोर्ट, पुल उड़ाना, टेलीफोन और टेलीग्राफ के तार काटना, रेल की पटरियां हटाना या उनमें विस्फोट करना ताकि ट्रेनें न चल सकें। हाँ, ये उनका मेन तरीका था। बिल्कुल, ये उनका मुख्य तरीका था सरकार को परेशान करने, उसके कामकाज को धीमा करने और वॉर एफर्ट को नुकसान पहुंचाने का। सरकारी और पुलिस अधिकारियों पर और खासकर पुलिस के मुखबिरों, पुलिस इन्फॉर्मर्स पर भी कुछ हमले हुए। मुखबिरों को निशाना बनाना शायद जरूरी समझा गया होगा ताकि अंडरग्राउंड नेटवर्क की गोपनीयता और सुरक्षा बनी रहे। हाँ, इन्फॉर्मर्स तो हमेशा निशाना बनते हैं। इन गतिविधियों का कुल असर, इम्पैक्ट क्या था? शायद ये कहना मुश्किल है कि उन्होंने संचार व्यवस्था को पूरी तरह ठप कर दिया हो। शायद उनकी सफलता न्यूसेंस वैल्यू यानी सरकार के लिए लगातार परेशानी खड़ी करने से ज्यादा न रही हो। लेकिन उस माहौल में जब खुलेआम कोई भी जन गतिविधि सरकार की जबरदस्त सशस्त्र शक्ति, आर्म्ड माइट ऑफ द स्टेट के कारण असंभव हो गई थी, इन अंडरग्राउंड गतिविधियों ने लोगों का हौसला बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हाँ, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक असर बहुत बड़ा था। लोगों को लगता था कि लड़ाई खत्म नहीं हुई है, हमारे हीरो अभी भी लड़ रहे हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण काम था खबरें फैलाना, डिसेमिनेशन ऑफ न्यूज़, क्योंकि प्रेस पर तो सेंसरशिप थी। हाँ, सूचना पहुंचाना। इसलिए गुप्त तरीकों से सही खबरें, निर्देश और हौसला बढ़ाने वाले संदेश लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। इसमें अंडरग्राउंड नेटवर्क को काफी सफलता मिली, साइक्लो स्टाइल पत्रिकाओं, पर्चों और अफवाहों के जरिए। और इसका सबसे नाटकीय और मशहूर उदाहरण था बॉम्बे शहर में अलग अलग जगहों से गुप्त रूप से चलाया जाने वाला कांग्रेस रेडियो। हाँ, कांग्रेस रेडियो, उसके बारे में सुना है। ये एक छोटा सा ट्रांसमीटर था जिसे लगातार एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था ताकि पुलिस पकड़ ना सके। इस रेडियो का प्रसारण मद्रास तक सुना जा सकता था। मद्रास तक? हाँ, राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो पर बोलते थे, लोगों को संबोधित करते थे, उन्हें निर्देश देते थे। ये रेडियो लगभग 3 महीने नवंबर 1942 तक चलता रहा, जब आखिरकार पुलिस ने इसका पता लगाकर इसे जब्त कर लिया। 3 महीने तक चलाना भी बड़ी बात थी उस माहौल में। बहुत बड़ी बात। ये दिखाता है कि सेंसरशिप को तोड़ने और अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए कितनी क्रिएटिविटी, कितनी हिम्मत और कितना टेक्निकल स्किल इस्तेमाल किया गया। अंधेरे में ये एक छोटी सी आवाज थी जो लाखों लोगों के लिए उम्मीद जगाती थी। तो हमने देखा कि कैसे 1942 में आंदोलन की शुरुआत एक जबरदस्त बिजली की तरह कौंधने वाले स्पॉन्टेनियस जन उहाड़ से हुई, जिसे सरकार ने बड़ी क्रूरता से दबाया। हाँ, वो पहला फेज बहुत विस्फोटक था। लेकिन वो आग बुझी नहीं, बल्कि उसने एक नया, ज्यादा संगठित और गुप्त अंडरग्राउंड प्रतिरोध का रूप ले लिया। ये एक ही लड़ाई के 2 अलग-अलग लेकिन जुड़े हुए चेहरे थे। हाँ, सरकारी दमन ने खुले विरोध के तरीके को तो लगभग बंद कर दिया, पर संघर्ष की जो चिंगारी थी वो बुझी नहीं। वो बस जमीन के नीचे चली गई और एक नए, ज्यादा मुश्किल लेकिन शायद ज्यादा टिकाऊ और लंबे चलने वाले तरीके से जारी रही। इसने आंदोलन को एक अलग दिशा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स मूव आवर डिस्कशन फॉरवर्ड। पिछला हिस्सा काफी दिलचस्प था, लेकिन अब फरवरी 1943 की बात करते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट में एक नया नाटकीय मोड़ आया। गांधी जी ने जेल में ही एक अनशन, एक फास्ट शुरू कर दिया। हाँ, और ये कोई मामूली भूख हड़ताल नहीं थी। सरकार लगातार दबाव बना रही थी कि भाई आप आंदोलन में जो हिंसा हुई है उसकी निंदा करें, उसे डिसोन करें। अच्छा। गांधी जी ने न सिर्फ इनकार किया बल्कि पलटकर सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि इस सरकार की लियोनाइन वायलेंस है, मतलब शेर जैसी क्रूर बर्बर हिंसा जिसने लोगों को प्रतिक्रिया देने पर मजबूर किया है। ये टर्म उन्होंने ही इस्तेमाल किया था। लियोनाइन वायलेंस,
कितना जोरदार शब्द है। मतलब सरकार के रवैये को सीधे सीधे जानवर की तरह हिंसक बताना। तो ये अनशन एक तरह से सरकार की इसी क्रूरता और हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई थी उसके खिलाफ उनका विरोध दर्ज कराने का तरीका था। बिल्कुल। जेल में बंद होकर आवाज उठाने का एक गांधीवादी तरीका। एग्जैक्टली ये उनका हथियार था। फास्ट 21 दिनों का घोषित किया गया था और जैसे ही ये खबर बाहर आई पूरे देश में जैसे करंट दौड़ गया। हाँ, आप सोचिए आज की तरह व्हाट्सएप या ट्विटर का जमाना तो था नहीं, फिर भी ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। सही बात है। कम्युनिकेशन चैनल्स कितने सीमित थे। इसका मतलब है कि लोगों में पहले से ही कितना उबाल रहा होगा कि एक खबर मिलते ही वो सड़कों पर आ गए। सोर्सेज बताते हैं कि देश भर में हड़तालें, प्रदर्शन हुए। हाँ बिल्कुल। कलकत्ता और अहमदाबाद जैसे शहरों में तो खास तौर पर जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। जेलों में बंद दूसरे कैदियों ने भी गांधी जी के साथ सहानुभूति दिखाते हुए अनशन रखे। एक किस्म की सॉलिडेरिटी जेल के अंदर भी। और सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं, लोग जान जोखिम में डालकर चुपचाप पुणे पहुंचने लगे, आगा खान पैलेस के बाहर सत्याग्रह करने, जहां गांधी जी को कैद रखा गया था। सोचिए जरा। सोचिए उस माहौल में ऐसा करना कितने हिम्मत का काम रहा होगा। सरकार के दफ्तरों में चिट्ठियों और टेलीग्राम्स का ढेर लग गया। स्टूडेंट्स, व्यापारी, वकील, आम नागरिक, मजदूर संगठन सब गांधी जी की बिना शर्त रिहाई की मांग कर रहे थे। हजारों की तादाद में संदेश पहुंचे। ये तो देश के अंदर की बात हुई। उस वक्त तो वर्ल्ड वॉर 2 भी चल रहा था। क्या बाहर से इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई प्रेशर बना? बहुत ज्यादा। विदेशों से भी जोरदार मांग उठी। बड़े और प्रतिष्ठित अखबार जैसे मैनचेस्टर गार्डियन, न्यू स्टेट्समैन, नेशन, न्यूज क्रॉनिकल, शिकागो सन ने संपादकीय लिखे, गांधी जी की रिहाई की मांग की। अच्छा, ये वो अखबार थे जिनका इंटरनेशनल ओपिनियन पर काफी असर था। ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी, लंदन और मैनचेस्टर के आम नागरिक, वुमेन्स इंटरनेशनल लीग, ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस, सिलोन स्टेट काउंसिल, सबने आवाज उठाई। अरे वाह। यहां तक कि यूएस गवर्नमेंट ने भी, जो ब्रिटेन की सहयोगी थी, इस मामले में दबाव डाला। ये दिलचस्प है कि अमेरिका ने भी दबाव डाला। मतलब गांधी जी की शख्सियत और भारतीय स्वतंत्रता का मुद्दा अब सिर्फ ब्रिटेन का अंदरूनी मामला नहीं रह गया था। अच्छा, भारत में राजनीतिक स्तर पर क्या प्रतिक्रिया हुई? क्या सारे नेता एकजुट हुए? हाँ, ये महत्वपूर्ण था। दिल्ली में 19-20 फरवरी को एक लीडर्स काउंसिल हुई। इसमें देश के जाने माने नेता और पब्लिक फिगर्स शामिल हुए और सब ने एक आवाज में गांधी जी की रिहाई की मांग की। और इसमें सिर्फ कांग्रेसी या उनके समर्थक ही नहीं थे, कई ऐसे लोग भी शामिल हुए जो आमतौर पर कांग्रेस की राजनीति से सहमत नहीं रहते थे, लेकिन उन्हें भी लगा कि सरकार अब हद से ज्यादा ज्यादती कर रही है। हाँ, ये तो होता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका सरकार को तब लगा जब वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 3 भारतीय सदस्य MS एनी, NR सरकार और HP मोदी ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब सरकार के अपने ही लोग जो प्रशासन का हिस्सा थे वो ही सरकार के खिलाफ हो गए। ये वही लोग थे ना जिन्होंने 1942 में आंदोलन को दबाने में सरकार का साथ दिया था। हाँ, वही थे। लेकिन अब उन्हें लगा कि वो गांधी जी की संभावित मौत के भागीदार नहीं बन सकते। इस कदम ने सरकार की साख को, उसकी प्रेस्टीज को जबरदस्त धक्का पहुंचाया। ये दिखाता है कि गांधी जी का नैतिक बल कितना ज्यादा था। बिल्कुल। लेकिन क्या इन इस्तीफों का या देश विदेश के दबाव का वाइसरॉय पर कोई असर पड़ा? लॉर्ड लिनलिथगो का क्या रवैया था? वाइसरॉय लिनलिथगो और उनके अधिकारी, अरे वो तो टस से मस नहीं हुए, लगता है बिल्कुल अड़े हुए थे। ओह। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल का रुख तो और भी सख्त था। उन्होंने अपनी कैबिनेट में कहा, ये दुनिया भर में हमारी जीत का समय है। ये वक्त एक ऐसे बूढ़े आदमी, मिजरेबल ओल्ड मैन के सामने घुटने टेकने का नहीं है जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। मिजरेबल ओल्ड मैन, गांधी जी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। हाँ, इसी मानसिकता के साथ वाइसरॉय ने भारतीय जन भावनाओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। एक तरह का एम्पीरियल एरोगेंस था ये तो दिखाता है कि उन्हें गांधी जी की जान की या भारतीय भावनाओं की कोई कद्र ही नहीं थी। ये सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं, ये गहरी नफरत लगती है। बिल्कुल। वाइसरॉय ने तो गांधी जी की संभावित मौत के नतीजों को भी बहुत हल्के में लिया। कहा, 6 महीने थोड़ी दिक्कत रहेगी, फिर सब शांत हो जाएगा, अंत में कुछ नहीं होगा। क्या? हाँ, यहां तक कि उनके कुछ बयानों से ऐसा लगता है मानो वो इस नतीजे का स्वागत कर रहे हो। उन्होंने कहा, गांधी के गायब होने से भारत मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए ज्यादा भरोसेमंद अड्डा बनेगा और राजनीतिक समझौता होने की संभावना भी बढ़ जाएगी, क्योंकि गांधी ने सालों से हर समझौते की कोशिश को टॉर्पीडो किया है। सोचिए, कितनी ठंडी और निर्मम सोच। ये सुनकर वाकई सिहरन होती है।
ये यकीन करना मुश्किल है कि कोई सरकार, कोई प्रशासक इस हद तक अमानवीय हो सकता है। मतलब वो सचमुच गांधी जी की मौत का इंतजार कर रहे थे। इंतजार ही नहीं, पूरी तैयारी कर ली थी। सोर्सेज बताते हैं कि सरकार ने उनके अंतिम संस्कार, फ्यूनरल की तैयारियां तक फाइनलाइज कर ली थी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मिलिट्री ट्रूप्स को स्टैंड बाय पर रखा गया था कि अगर गांधी जी की मौत के बाद कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन हो तो उसे सख्ती से कुचला जा सके। उनकी अस्थियां, एशेज को विमान से ले जाने का इंतजाम था। पब्लिक फ्यूनरल और सरकारी दफ्तरों में आधे दिन की छुट्टी का भी जेनरस प्रावधान कर दिया गया था, जैसे कोई एहसान कर रहे हों। ये तो क्रूरता की हद है। लेकिन गांधी जी की इच्छा शक्ति। लेकिन गांधी जी, जैसा कि वो अक्सर करते थे, अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति और शायद अपने अनोखे तरीकों से अपने विरोधियों को मात दे गए। उन्होंने मरने से इनकार कर दिया, कमाल है। फास्ट पूरा किया और जीवित रहे। वाकई उनकी जिजीविषा अद्भुत थी। तो इस अनशन का जो असल मकसद था, क्या वो पूरा हुआ? क्या इसने आंदोलन को फिर से जान दी? हाँ, बिल्कुल। नतीजा वही निकला जो गांधी जी या आंदोलन के रणनीतिकारों ने सोचा होगा। लोगों का मनोबल, पब्लिक मोरल, जो शायद आंदोलन के बर्बर दमन के बाद थोड़ा टूट गया था, उसे जबरदस्त बूस्ट मिला। अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा और नफरत और बढ़ी और राजनीतिक गतिविधियों के लिए एक नई ऊर्जा मिली। लोगों को फिर से एकजुट होने, अपनी आवाज बुलंद करने का एक नैतिक आधार मिल गया। सही है। गांधी जी के इस एक कदम ने जेल में रहते हुए भी पूरे देश में प्रतिरोध, रेजिस्टेंस की चिंगारी को फिर से हवा दे दी। और सबसे बड़ी बात, सरकार की ज्यादती और उसका अड़ियल रवैया पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। सरकार जो 1942 के दमन को जायज ठहराने की कोशिश कर रही थी, वो नैतिक रूप से हार गई। वाकई जेल में रह के भी इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट। गांधी जी का अनशन प्रतिरोध का एक शक्तिशाली तरीका था। लेकिन इसी दौरान बाहर जमीन पे जो हो रहा था, वो शायद और भी ज्यादा सीधी चुनौती थी। समानांतर सरकारें यानी पैरेलल गवर्नमेंट्स, ये कॉन्सेप्ट ही अपने आप में कितना रैडिकल है ना। हाँ, बिल्कुल। कि लोग कहें, ठीक है, आपकी हुकूमत हम नहीं मानते, हम अपनी चलाएंगे। ये असल में क्या था? ये क्विट इंडिया मूवमेंट का एक बहुत ही अनोखा और महत्वपूर्ण पहलू था। देश के कुछ हिस्सों में लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत को पूरी तरह से नकार दिया, उसे उखाड़ फेंका और अपनी खुद की सरकारें एस्टैब्लिश कर ली। अच्छा, मतलब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को हटाकर लोकल लेवल पर अपनी व्यवस्था कायम कर ली। इन्हें ही पैरेलल गवर्नमेंट्स या मराठी में प्रति सरकार कहा गया। दिलचस्प। क्या ये कुछ वैसा था जैसे आज भी कभी-कभी सुनने में आता है कि किसी दूर दराज के गांव में लोग अपनी पंचायत बना लेते हैं जो सरकारी सिस्टम से ज्यादा लोगों की सुनती है, या कोई मोहल्ला कमेटी अपने इलाके की छोटी-मोटी समस्याएं खुद ही सुलझा लेती है? हाँ, एन एनालॉजी के तौर पर समझ सकते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा और ऑर्गेनाइज था। और इसका सीधा मकसद ब्रिटिश राज को चुनौती देना था। ये सिर्फ स्थानीय समस्या सुलझाना नहीं था, ये ब्रिटिश सत्ता को खुली चुनौती थी, एक कंप्लीट रिजेक्शन था। समझ गई। पहली ऐसी सरकार पूर्वी यूपी के बलिया जिले में बनी अगस्त 1942 में, आंदोलन के बिल्कुल शुरुआती दौर में। बलिया में? हाँ, इसके नेता थे चित्तू पांडे, जो खुद को गांधीवादी कहते थे। तो क्या ये सरकार चल पाई? क्या किया उन्होंने? उन्होंने जिला कलेक्टर से सत्ता छीन ली, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी, और जेल में बंद सभी कांग्रेसी नेताओं को रिहा भी करवा दिया। अरे वाह! सोचिए उस वक्त ये कितना ऑडेशियस रहा होगा। लेकिन ये ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। ओह! करीब एक हफ्ते बाद जब अंग्रेज फौजें भारी तादाद में पहुंची तो नेताओं को छिपना पड़ा। कहानी थोड़ी फिल्मी लगती है ना, एक हफ्ते की आजादी। बिल्कुल, एक हफ्ते के लिए अपना राज। लेकिन ये दिखाता है कि लोगों में कितना गुस्सा और कितनी हिम्मत थी। क्या और भी जगहों पर ऐसी कोशिशें हुई जो ज्यादा समय तक चली? हाँ, बिल्कुल। बंगाल के मिडनापुर जिले के तामलुक सब डिवीजन में जातीय सरकार यानी नेशनल गवर्नमेंट बनी। जातीय सरकार? हाँ, सुना है इसके बारे में। और ये दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक चली, यानी लगभग 2 साल तक। 2 साल? हाँ, ये वो इलाका था जहां गांधी जी का रचनात्मक काम, कंस्ट्रक्टिव वर्क, पहले से काफी मजबूत था। और 1930 के दशक में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान भी यहाँ जबरदस्त संघर्ष हुआ था। मतलब यहाँ आंदोलन की जड़ें गहरी थीं। 2 साल, ये तो काफी लंबा समय है। तो इस जातीय सरकार ने क्या-क्या काम किए होंगे? ये सिर्फ नाम की सरकार थी या सच में कुछ कर रही थी? नहीं, उन्होंने काफी ठोस काम किए। उस दौरान वहां एक भयंकर तूफान, साइक्लोन आया था, तो सरकार ने बड़े पैमाने पर राहत का काम, रिलीफ वर्क ऑर्गेनाइज किया। अच्छा। स्कूलों को ग्रांट्स दिए ताकि पढ़ाई चलती रहे। अपनी एक हथियारबंद सेना भी बनाई, जिसे विद्युत वाहिनी, लाइटनिंग आर्मी कहते थे, जो शायद गुरिल्ला युद्ध या सरकारी ठिकानों पर तेजी से हमले करने के लिए बनी होगी।
उन्होंने अपने आर्बिट्रेशन कोर्ट्स यानी न्याय पंचायतें भी स्थापित की, जहां लोगों के आपसी झगड़े सुलझाए जाते थे ताकि उन्हें ब्रिटिश अदालतों में न जाना पड़े। बिल्कुल, आत्मनिर्भरता। हाँ, और एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया, अमीर किसानों से उनका अतिरिक्त अनाज सरप्लस पैडी लेकर गरीबों में बांटा। ये तो बहुत जरूरी था। हाँ, ये इलाका थोड़ा अंदरूनी रिमोट होने की वजह से ब्रिटिश फौजों के लिए यहाँ पूरी तरह नियंत्रण करना मुश्किल था, इसीलिए ये सरकार इतने लंबे समय तक चल पाई। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तो सचमुच एक ऑल्टरनेटिव गवर्नेंस स्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश थी, जो लोगों की जरूरतें भी पूरी कर रही थी। राहत कार्य, शिक्षा, न्याय, फूड डिस्ट्रीब्यूशन। और कोई महत्वपूर्ण उदाहरण है ऐसी समानांतर सरकारों का? हाँ, सबसे प्रभावशाली और शायद सबसे लंबे समय तक चलने वाली पैरेलल गवर्नमेंट बनी महाराष्ट्र के सतारा जिले में। सतारा? हाँ, सतारा तो क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत से ही बहुत सक्रिय था। अगस्त 1942 के पहले चरण में ही हजारों लोगों ने स्थानीय सरकारी मुख्यालयों जैसे कराद, तासगांव, इस्लामपुर पर मार्चेस किए थे। अच्छा। इसके बाद तोड़फोड़, सैबोटैज का दौर चला। पोस्ट ऑफिस पर हमले, सरकारी खजाना लूटना, टेलीग्राफ के तार काटना, ये सब ब्रिटिश प्रशासन को ठप करने के लिए किया गया। वाई.बी. चव्हाण, जो बाद में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री जैसे बड़े पदों पर रहे, वो उस वक्त वहां के प्रमुख नेताओं में से थे और उनका अंडरग्राउंड नेताओं जैसे अच्युत पटवर्धन वगैरह से संपर्क था। लेकिन ये तोड़फोड़ वाला दौर शायद लंबा नहीं चला। सोर्स में जिक्र है कि गिरफ्तारियां हुई। हाँ, 1942 के अंत तक करीब 2000 लोग गिरफ्तार हो गए और ये पहला फेज थोड़ा धीमा पड़ गया। लेकिन 1943 की शुरुआत से ही अंडरग्राउंड एक्टिविस्ट्स ने फिर से संगठित होना शुरू किया और साल के मध्य तक संगठन को दोबारा मजबूत कर लिया। यहीं पर प्रति सरकार स्थापित हुई। प्रति सरकार? हाँ, जिसके सबसे महत्वपूर्ण और करिश्माई नेताओं में से एक थे नाने पाटिल। सतारा की प्रति सरकार? हाँ, इसने ऐसा क्या अलग किया कि ये सबसे इफेक्टिव मानी जाती है? इनका काम बहुत ऑर्गेनाइज्ड और बहुआयामी था। ये सरकारी सहयोगियों, कोलैबोरेटर्स, मुखबिरों, इन्फॉर्मर्स और निचले स्तर के सरकारी अधिकारियों जैसे तलाठी, जो गांव के जमीन और लगान का रिकॉर्ड रखते थे, उन पर हमले करते थे। अच्छा, यानी सिस्टम पर चोट? हाँ, उन लोगों पर निशाना साधा जो ब्रिटिश राज को जमीनी स्तर पर चलाने में मदद कर रहे थे। कुछ रॉबिन हुड स्टाइल में लूटपाट की भी खबरें हैं, शायद अमीरों से या सरकारी खजाने से पैसा लेकर आंदोलन चलाने या गरीबों की मदद करने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण था उनका न्यायदान मंडल, यानी लोगों की अदालतें, पीपल्स कोर्ट्स। यहां लोगों के आपसी झगड़े और मामलों का निपटारा किया जाता था, जिससे लोगों को ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार करने में मदद मिली। ये बहुत बड़ी बात थी। शराबबंदी, प्रोहिबिशन को सख्ती से लागू किया, जो गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा था। गांधी विवाह करवाए जाते थे। गांधी विवाह? ये क्या था? हाँ, ये शादियां बहुत सादगी से होती थी, बिना दहेज और फिजूल खर्ची के, और इनमें खास तौर पर दलितों, अनटचेबल्स को आमंत्रित किया जाता था, जो सामाजिक बराबरी का एक बड़ा संदेश था। वाह, ये तो अद्भुत है। मतलब ये सिर्फ राजनीतिक विद्रोह नहीं था, ये एक तरह का सामाजिक आंदोलन भी था। सोशल रिफॉर्म साथ साथ चल रहा था। बिल्कुल। ये व्यवस्था को जड़ से बदलने की कोशिश लगती है। गाँव में लाइब्रेरी खोली, शिक्षा को बढ़ावा दिया। ये तो कमाल ही था। और उनको बगल की एक छोटी रियासत औंध से भी मदद मिली। हाँ, परोक्ष रूप से। वहां के राजा राष्ट्रवादी विचारों के थे और कहा जाता है कि उन्होंने अपनी रियासत का संविधान गांधी जी से बनवाया था। वो प्रति सरकार के कार्यकर्ताओं को अपनी रियासत में पनाह देते थे। अच्छा। सतारा की ये प्रति सरकार 1945 तक, यानी लगभग 3 साल तक चलती रही। सोचिए, ब्रिटिश साम्राज्य के चरम पर उसके समानांतर अपनी सरकार चलाना। इनक्रेडिबल। ये समानांतर से कारें दिखाती हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट सिर्फ शहरों या बड़े नेताओं तक सीमित नहीं था। जमीनी स्तर पर लोगों में स्वराज की कितनी गहरी तड़प और संगठन की कितनी क्षमता थी, ये वाकई एक पीपल्स मूवमेंट था। अच्छा, अब जरा इस आंदोलन के पार्टिसिपेशन पैटर्न पर बात करते हैं। कौन लोग थे जो इस आंदोलन की रीढ़ थे? किस किस ने इसमें हिस्सा लिया? इस आंदोलन में पॉपुलर पार्टिसिपेशन और राष्ट्रीय भावना, नेशनल कॉज के प्रति सहानुभूति अपने चरम पर थी, शायद पहले के आंदोलनों से भी ज्यादा। हाँ, जैसा अक्सर होता है, युवा इस संघर्ष में सबसे आगे थे। कॉलेज और यहां तक कि स्कूलों के छात्र अगस्त 1942 के शुरुआती दिनों में सबसे ज्यादा सक्रिय थे, खासकर जब बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। सही है। सोर्स ये भी कहता है कि शायद 1942 के आंदोलन में हिस्सा लेने वालों की औसत उम्र, एवरेज एज, पहले के आंदोलनों से भी कम थी। मतलब जोश बहुत हाई था, नौजवान खून था। चल,
युवा ऊर्जा तो किसी भी आंदोलन को धार देती है। और महिलाओं की क्या भूमिका रही? अक्सर इतिहास लिखते हुए उनका योगदान कहीं दब जाता है। यहाँ ऐसा नहीं था। महिलाएं, खासकर कॉलेज और स्कूल की लड़कियां, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में थीं। और सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं, बल्कि नेतृत्व में भी। अच्छा। अरुणा असफ अली और सुचेता कृपलानी जैसी नेत्रियों ने अंडरग्राउंड रहकर आंदोलन को संगठित करने में अहम भूमिका निभाई। ये बहुत जोखिम भरा काम था, जिसमें जान का खतरा था। बिल्कुल। और उषा मेहता उस छोटी सी टीम का हिस्सा थीं जो मुंबई से गुप्त रूप से कांग्रेस रेडियो चलाती थीं, जिससे आंदोलनकारियों तक खबरें और निर्देश पहुंचाए जाते थे। ये महिलाएं पारंपरिक भूमिकाओं को तोड़कर बाहर निकलीं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी। ये बहुत प्रेरणादायक है। और शहरी मजदूरों, वर्कर्स का क्या योगदान था? शहरों में मजदूरों ने भी बड़ी भूमिका निभाई। अहमदाबाद, बॉम्बे, जमशेदपुर, पूना, दिल्ली जैसी जगहों पर उन्होंने लंबी हड़तालें की। फैक्ट्रीज बंद रहीं, काम ठप हुआ। उन्हें पुलिस के दमन का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने बड़ा बलिदान दिया। और किसान, भारत तो गांवों का देश है। किसानों के बिना तो कोई बड़ा जन आंदोलन संभव ही नहीं था। किसान तो इस आंदोलन का दिल और आत्मा थे। चाहे वो अमीर किसान हो या गरीब, हर तबके के किसान इसमें शामिल थे। हाँ। खासकर पूर्वी यूपी, बिहार, बंगाल के मिदनापुर, महाराष्ट्र के सतारा जैसे इलाकों में जहां आंदोलन सबसे ज्यादा उग्र था, वहां किसानों की भागीदारी जबरदस्त थी। आंध्रा, गुजरात, केरल में भी किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और सिर्फ किसान ही नहीं, कई छोटे जमींदार भी आंदोलन में शामिल हुए, खासकर यूपी और बिहार में। ये दिलचस्प है कि छोटे जमींदार भी साथ आए। आमतौर पर जमींदारों को ब्रिटिश सरकार का समर्थक माना जाता है। बड़े जमींदारों का क्या रुख था? बड़े जमींदारों ने ज्यादातर तटस्थता, न्यूट्रलिटी बनाए रखी। उन्होंने खुलकर आंदोलन का समर्थन तो नहीं किया, लेकिन विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय मदद करने से भी इनकार कर दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। हाँ, ये तो है। इसका सबसे शानदार उदाहरण है दरभंगा के राजा का, जो उस समय के सबसे बड़े जमींदारों में से थे। उन्होंने न सिर्फ अपने हथियारबंद लोगों, आर्म्ड रिटेनर्स को सरकार की मदद के लिए देने से मना कर दिया, कमाल है, बल्कि अपने मैनेजरों को निर्देश दिया कि अगर उनके किसान, टेनेंट्स आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण गिरफ्तार होते हैं तो उनकी मदद की जाए। ये तो वाकई अप्रत्याशित है। मतलब जमींदार भी समझ रहे थे कि हवा का रुख बदल रहा है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो सोर्स में हाईलाइट की गई है वो ये कि किसानों का पूरा गुस्सा और हमले अंग्रेजी सत्ता के प्रतीकों, सिंबल्स ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी जैसे पुलिस स्टेशन, रेलवे लाइन, पोस्ट ऑफिस पर केंद्रित थे। जमींदारों के खिलाफ कहीं कोई संगठित हिंसा नहीं हुई। हाँ, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार, पूर्वी यूपी, सतारा, मिदनापुर जैसी जगहों पर जहां सरकारी ढांचा कई हफ्तों या महीनों तक पूरी तरह चरमरा गया था, वहां मौका होने के बावजूद किसानों ने जमींदारों पर हमले नहीं किए। उनका निशाना साफ था, ब्रिटिश राज। हाँ, ये दिखाता है कि आंदोलन कितना फोकस था। और शायद इसमें गांधीवादी विचारधारा या कांग्रेस के निर्देशों का भी असर था कि लड़ाई विदेशी हुकूमत से है, आपस में वर्ग संघर्ष की नहीं। सही है। और सरकारी कर्मचारी, जो लोग ब्रिटिश सरकार की नौकरी में थे, उनका क्या रवैया था? ये क्विट इंडिया संघर्ष का एक और हैरान करने वाला पहलू था। सरकारी अधिकारी, खासकर पुलिस और प्रशासन में निचले स्तर के कर्मचारी, आंदोलनकारियों के प्रति आश्चर्यजनक रूप से सहानुभूति रखते थे और कई बार उदार भी थे। सच में? वहां आंदोलनकारियों को छिपने की गदी, सरकारी योजनाओं और पुलिस की छापेमारी की जानकारी लीक की और यहां तक कि आर्थिक मदद भी की। असल में ब्रिटिश सरकार के प्रति उसके अपने भारतीय अधिकारियों की वफादारी का कम होना, इरोजन ऑफ लॉयल्टी, इस आंदोलन की सबसे स्ट्राइकिंग बातों में से एक था। ये तो सोचिए, जिस नींव पर राज टिका था वही हिल रही थी। बिल्कुल। यहां तक कि जेल अधिकारी भी पहले के आंदोलनों के मुकाबले कैदियों के प्रति ज्यादा दयालु थे और कई बार खुलकर सहानुभूति भी जताते थे। ये तो सच में दिखाता है कि 1942 तक आते आते अंग्रेजी राज की पकड़ कितनी ढीली हो चुकी थी और राष्ट्रवाद की भावना कितनी गहरी पैठ बना चुकी थी। अच्छा, एक संवेदनशील सवाल अक्सर उठता है मुस्लिम पार्टिसिपेशन को लेकर। मुस्लिम लीग का रुख तो आंदोलन के पक्ष में नहीं था। सोर्स इस बारे में क्या कहता है? सोर्स ये मानता है कि मुस्लिम जनता की भागीदारी, मुस्लिम मास पार्टिसिपेशन इस आंदोलन में व्यापक नहीं थी। ये तथ्य है। मुस्लिम लीग ने आंदोलन से अलग रहने का आह्वान किया था। लेकिन ये भी उतना ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि बहुत सी मुस्लिम लीग के समर्थकों ने भी व्यक्तिगत स्तर पर अंडरग्राउंड कार्यकर्ताओं को पनाह देकर मदद की और पुलिस को उनकी जानकारी नहीं दी, यानी मुखबिरी, इन्फॉर्मिंग नहीं की। ये भी जरूरी बात है। और एक और अहम बिंदु सोर्स रेखांकित करता है कि आंदोलन के दौरान कोई बड़ी सांप्रदायिक झड़प,
कम्युनल क्लैशेस नहीं हुई। हाँ, ये एक बहुत सकारात्मक संकेत है। इसका मतलब है कि भले ही आंदोलन को मुस्लिम समुदाय के बहुमत का सक्रिय समर्थन हासिल ना हुआ हो, लेकिन इस आंदोलन ने उनके मन में कोई बड़ी दुश्मनी, हॉस्टिलिटी भी पैदा नहीं की। अच्छा। उस दौर के माहौल को देखते हुए जब सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था और विभाजन की बात हो रही थी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि आंदोलन काफी हद तक सांप्रदायिक सद्भाव, कम्युनल हार्मोनी बनाए रखने में कामयाब रहा। ये बात तो माननी पड़ेगी। और कम्युनिस्ट्स का क्या रोल था? उनकी पार्टी की आधिकारिक लाइन तो आंदोलन के खिलाफ थी, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर II में फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की ये आधिकारिक स्थिति आंदोलन के समर्थन में नहीं थी। ये सही है, उनकी रणनीति थी कि फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई में मित्र राष्ट्रों, एलाइज का साथ दिया जाए, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल था। हाँ। लेकिन जमीनी हकीकत अक्सर पार्टी लाइन से अलग होती है। गांवों और कस्बों में सैकड़ों कम्युनिस्ट कार्यकर्ता जो राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत थे, उन्होंने पार्टी लाइन की परवाह न करते हुए आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। अच्छा। वे अपने नेताओं की एंटी फैसिस्ट दलीलों को समझते हुए भी आंदोलन के जबरदस्त खिंचाव, इररेजिस्टिबल पुल को महसूस कर रहे थे। राष्ट्रवाद की लहर इतनी तेज थी कि वे बाकी भारतीयों के साथ कम से कम कुछ दिनों या हफ्तों के लिए ही सही इस जन उभार में शामिल हो गए। मतलब राष्ट्रवाद का जज्बा पार्टी की विचारधारा पर भारी पड़ गया। ये सारी बातें मिलकर यही दिखाती हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट कितना गहरा, कितना व्यापक और बुनियादी तौर पर लोगों से जुड़ा हुआ आंदोलन था। ये किसी एक नेता या पार्टी का फरमान नहीं था, बल्कि आम जनता का स्वतः स्फूर्त विस्फोट था, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की चूलें हिला दी। बिल्कुल। गांधी जी के अनशन से लेके इन समानांतर सरकारों के प्रयोग और समाज के लगभग हर तबके, युवा, महिला, किसान, मजदूर, यहाँ तक कि कुछ सरकारी कर्मचारी और छोटे जमींदारों की अभूतपूर्व भागीदारी तक, ये दौर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जिसने ब्रिटिश शासकों को ये स्पष्ट संदेश दे दिया कि अब भारत पर उनका राज ज्यादा दिन नहीं चल सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज का मुद्दा है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन और इंडियन नेशनल आर्मी, मतलब INA। हम लोग बिपिन चंद्रा की किताब इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के चैप्टर 35 को देख रहे हैं। ये वो दौर था जब आज़ादी की लड़ाई एक बहुत ही क्रिटिकल मोड पर आ गई थी। बिल्कुल बॉइल पॉइंट पे। हाँ, बिल्कुल। और 1942 के आंदोलन को लेकर ना दो सवाल अक्सर उठते हैं जिन पर काफी बहस भी होती है। पहला, क्या ये पूरी तरह स्पॉन्टेनियस था, मतलब अचानक अपने आप भड़का हुआ? हाँ, जैसे कभी कभी होता है ना, कैंपस में कोई बात हुई और स्टूडेंट्स एकदम से प्रोटेस्ट करने लगे बिना किसी फॉर्मल प्लान के। एग्जैक्टली। या फिर ये एक बाकायदा सोची समझी ऑर्गेनाइज बगावत थी? ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल जुड़ा है हिंसा से। इस आंदोलन में कई जगह सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, कम्युनिकेशन लाइंस तोड़ी गई। तो ये कांग्रेस की जो सालों पुरानी अहिंसा की पॉलिसी थी, नॉन वायलेंस की, उससे कितना मेल खाता था? बड़े पेचीदा सवाल हैं ये। है तो चलो इन्हें एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो पहले स्पॉन्टेनिटी वाला पॉइंट लेते हैं। ये तो मानना पड़ेगा कि 1942 के आंदोलन में अचानक चीजों के होने का एलिमेंट पहले के आंदोलनों से ज्यादा था। जैसे 1922 का नॉन कॉपरेशन या 1932 का सिविल डिसोबीडियंस। हाँ, उसमें वो एक सडननेस वाला फील ज्यादा था 1942 में। बिल्कुल, ऐसा लगा जैसे बस एक चिंगारी लगी और आग पूरे देश में फैल गई। बात सही है, लेकिन यहाँ गांधी जी के जन आंदोलनों का पैटर्न समझना जरूरी है। उनका एक तरीका था, मतलब एक स्टाइल था। टॉप लीडरशिप एक ब्रॉड प्रोग्राम देती थी, एक मोटी रूपरेखा। अच्छा। लेकिन उसे जमीनी स्तर पर कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इसकी काफी जिम्मेदारी लोकल नेताओं और कार्यकर्ताओं पर होती थी। उनमें पॉपुलर इनिशिएटिव की, मतलब आम लोगों की अपनी सूझबूझ और पहल की काफी गुंजाइश रहती थी। हाँ, जैसे वो RW वाली एनालॉजी आपने बताई थी। हाँ बिल्कुल। जैसे RWA की मीटिंग में तय हुआ कि स्वच्छता अभियान चलाना है। ये हो गया ब्रॉड प्रोग्राम। अब कौन सी गली में कौन टीम काम करेगी, कहाँ कूड़ेदान लगेंगे, अवेयरनेस कैसे फैलाई जाएगी, ये सब अलग अलग ब्लॉक्स के लोग खुद तय करते हैं। प्रेसिडेंट हर डिटेल में नहीं पड़ता ना। बढ़िया एग्जाम्पल है। और ये पैटर्न 1930s के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी दिखता है। वो तो शायद गांधी जी के सबसे ऑर्गेनाइज्ड आंदोलनों में से एक था। हाँ, माना जाता है। गांधी जी ने दांडी मार्च करके नमक कानून तोड़ा, वो एक सिग्नल था, एक शुरुआत। पर उसके बाद तो देश भर में लोगों ने अपने अपने तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाया। सही। कहीं लगान देना बंद किया, कहीं जंगल कानूनों का उल्लंघन हुआ, कहीं शराब की दुकानों पे धरना दिया गया, मतलब लोकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से।
और 1942 में तो हालात और भी अलग थे। टॉप लीडरशिप को तो आंदोलन फॉर्मली लॉन्च करने का मौका ही नहीं मिला। हाँ, 9 अगस्त की सुबह ही सबको गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब शुरुआत से पहले ही लीडरशिप गायब। तो ऐसे में जो भी स्पॉन्टेनिटी और पॉपुलर इनिशिएटिव दिखा, उसे एक तरह से लीडरशिप ने पहले ही एंटिसिपेट और सैंक्शन किया हुआ था, है ना? बिल्कुल। यहीं पर 8 अगस्त 1942 का जो AICC का प्रस्ताव है, वो बड़ा अहम है। हाँ, वो डू और डाई वाले भाषण के बाद वाला। हाँ, उसमें साफ लिखा था, और ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा समय आ सकता है जब निर्देश देना या निर्देशों का लोगों तक पहुंचना संभव ना हो। जब ऐसा हो तो इस आंदोलन में भाग लेने वाले प्रत्येक पुरुष और महिला को स्वयं के लिए कार्य करना चाहिए। मतलब खुद ही फैसला लो। हाँ, हर भारतीय जो स्वतंत्रता चाहता है उसे अपना मार्गदर्शक स्वयं बनना होगा। अरे वाह, मतलब लीडरशिप ने एक तरह से ब्लैंक चेक दे दिया था कि अगर हम गिरफ्तार हो जाएं तो तुम खुद लीडर हो, सिचुएशन के हिसाब से फैसला लो। ये तो जबरदस्त डिसेंट्रलाइजेशन था। बिल्कुल, ये इम्प्लिसिट सैंक्शन था कि जरूरत पड़ने पर खुद इनिशिएटिव लो। इसके अलावा ये भी देखना होगा कि कांग्रेस लंबे समय से, मतलब आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल और ऑर्गेनाइजेशनल तौर पर इस संघर्ष की तैयारी कर रही थी। ऐसा नहीं था कि ये सब अचानक हो गया। हाँ, ये पॉइंट भी जरूरी है। 1937 के बाद संगठन को दोबारा खड़ा किया गया था, क्योंकि वो 1932-34 के सरकारी दमन, रिप्रेशन में काफी कमजोर हो गया था। फिर जब 1937 में प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी, उससे पार्टी का प्रभाव और प्रेस्टीज काफी बढ़ा। लोगों में एक नया कॉन्फिडेंस आया था। और ये दिलचस्प कनेक्शन है कि 1942 में सबसे इंटेंस एक्टिविटी वाले इलाके जैसे पूर्वी यूपी और बिहार वही थे जहां 1937 से काफी मोबिलाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशनल काम हुआ था। सही बात है, मतलब जमीन पहले से तैयार की जा रही थी। बिल्कुल। गुजरात में तो सरदार पटेल जून 1942 से ही लोगों को आने वाले संघर्ष के लिए तैयार कर रहे थे। यहां तक कि लगान न देने के अभियान, नो रेवेन्यू कैंपेन्स का सुझाव भी दे रहे थे। और उधर पूना में कांग्रेस सोशलिस्ट जून 1942 से ही वॉलंटियर्स के लिए ट्रेनिंग कैंप चला रहे थे, जैसे एग्जाम से पहले रिवीजन क्लासेस चलती हैं। हाँ, बिल्कुल वैसी ही तैयारी। और खुद गांधी जी भी पहले 1940-41 के इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस के जरिए और फिर 1942 के शुरुआत से तो सीधे तौर पे लोगों को मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे। उन्होंने इसे छोटी और तेज, शॉर्ट एंड स्विफ्ट लड़ाई कहा था। वो संकेत दे रहे थे कि इस बार डिसाइसिव बैटल होगी, आर्या पार। हाँ, तो मतलब लबुलुबाब ये है कि इसे सिर्फ स्पॉन्टेनियस कह देना पूरी कहानी नहीं बताता। तैयारी चल रही थी, माहौल बन रहा था, लोगों को मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा था। हाँ बिल्कुल। अंग्रेजों की अचानक हुई गिरफ्तारियों ने इसे एक ज्यादा एक्सप्लोसिव और डिसेंट्रलाइज्ड कैरेक्टर दे दिया, ये कह सकते हैं। सही। और देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जैसे हेजेमोनिक स्ट्रगल में, मतलब ऐसा संघर्ष जो सिर्फ पॉलिटिकल पावर के लिए नहीं बल्कि लोगों के दिलो दिमाग, उनकी सोच, उनके वैल्यूज पर असर डालने के लिए भी लड़ा जाता है, एक तरह की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनाने के लिए। देखो, यहाँ भी सिचुएशन थोड़ी न्यूआंस्ड है। किताब बताती है कि बहुत से लोग थे जिन्होंने हिंसा का रास्ता बिल्कुल नहीं अपनाया और कांग्रेस के ट्रेडिशनल तरीकों पर ही कायम रहे, सत्याग्रह, धरना, बॉयकॉट वगैरह। हाँ, वो तो थे ही। लेकिन ये भी सच है कि कई लोग, जिनमें कुछ पक्के गांधीवादी भी शामिल थे, उन्होंने 1942 में ऐसे तरीके अपनाए जिन्हें हिंसक कहा जा सकता है। जैसे सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाना, रेलवे लाइन उखाड़ना, टेलीग्राफ के तार काटना। उन्हें लगा कि उस वक्त के जो पेक्यूलियर सर्कमस्टेंसेस थे, जो अभूतपूर्व सरकारी दमन था, उसमें ये रिएक्शन जरूरी था। मतलब एक तरह का जवाब था वो। हाँ, कुछ का तर्क ये था कि जब तक किसी इंसान की जान को खतरा ना हो, तब तक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना एक्सेप्टेबल है, जैसे टेलीग्राफ के तार काटना या पुल उड़ा देना। ये कुछ वैसा ही है जैसे आज भी प्रोटेस्ट में पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करने पर बहस होती है, कहाँ तक जायज है कहाँ नहीं। बिल्कुल वही। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने माना कि जो वो कर रहे हैं वो शायद अहिंसा के सिद्धांत से पूरी तरह मेल नहीं खाता, लेकिन फिर भी उन्होंने वो किया। ये उनके लिए एक गहरा मॉरल डिलेमा था। शायद उन्हें लगा कि आज़ादी का लक्ष्य इतना बड़ा है कि उसके लिए ये करना पड़ रहा है, भले ही ये उनके यूजुअल प्रिंसिपल्स के खिलाफ हो। समटाइम्स द एंड्स जस्टिफाई द मीन्स वाला आर्ग्यूमेंट शायद। पॉसिबली। और गांधी जी का रुख इस पर क्या था? उन्होंने लोगों द्वारा की गई हिंसा की सीधी निंदा करने से इनकार कर दिया। रिफ्यूज टू कंडेम, ये बड़ी बात है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है।
गांधी जी के लिए। उनका मानना था कि ये लोगों की हिंसा असल में राज्य की कई ज्यादा बड़ी हिंसा, बिगर वायलेंस ऑफ द स्टेट की प्रतिक्रिया है, एक रिएक्शन है। जैसे किसी को लगातार दबाया जाए तो उसका गुस्सा फूट सकता है। हाँ, तो गांधी जी शायद इसे सरकारी दमन के प्रति एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया के तौर पर देख रहे थे। हाँ, किताब में फ्रांसिस हचिंस का एक नजरिया दिया गया है। उनका कहना है कि गांधी जी का हिंसा पर मुख्य ऐतराज इसलिए था कि इससे मास पार्टिसिपेशन रुक जाता है, आम लोग डर जाते हैं। अच्छा। लेकिन 1942 तक गांधी जी शायद ये महसूस कर चुके थे कि इस बार माहौल इतना गर्म है, लोगों में इतना गुस्सा है कि हिंसा के बावजूद जन भागीदारी रुकेगी नहीं, लोग फिर भी बड़ी संख्या में जुड़ेंगे। द कॉन्टेक्स्ट हैड चेंज्ड। ये एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। तो इस भारत छोड़ो आंदोलन का निचोड़ क्या था, इसका महत्व क्या था आजादी की लड़ाई के लंबे इतिहास में? देखो, इसका सबसे बड़ा महत्व ये था कि इसने स्वतंत्रता की मांग को नेशनल मूवमेंट के इमीडिएट एजेंडा पे ला दिया। अब आजादी कोई दूर का सपना नहीं बल्कि फौरी जरूरत बन गई। बिल्कुल। भारत छोड़ो के नारे के बाद पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अब अंग्रेजों से जो भी बात होती वो सिर्फ ट्रांसफर ऑफ पावर के तरीके पर हो सकती थी। इंडिपेंडेंस इटसेल्फ वाज नॉन नेगोशिएबल नाउ। हाँ, ये बात युद्ध खत्म होने के बाद बिल्कुल साफ हो गई। इसने आजादी की लड़ाई का कैरेक्टर ही बदल दिया। अब सवाल मिले भी या नहीं का नहीं, बल्कि कैसे और कब मिलेगी का था। ये एक इरिवर्सिबल शिफ्ट था। बिल्कुल। अच्छा, 1942 के बाद क्या हुआ? गांधी जी मई 1944 में जेल से रिहा हुए, हेल्थ रीजन से। उसके बाद पॉलिटिकल एक्टिविटी फिर से शुरू हुई, लेकिन फोकस थोड़ा बदल गया। हाँ, क्योंकि खुला आंदोलन करना मुश्किल था, रिप्रेशन था। तो जोर कंस्ट्रक्टिव वर्क पर दिया गया, खादी, ग्रामोद्योग, हरिजन उद्धार वगैरह। लेकिन इसकी आड़ में असल मकसद था कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को फिर से खड़ा करना, रीऑर्गेनाइजेशन। हाँ, और इसका तरीका बड़ा दिलचस्प था। कांग्रेस कमेटियों पर तो बैन लगा हुआ था ना। हाँ। तो उन्हें नए नामों से चलाया गया, जैसे कांग्रेस वर्कर्स असेंबली या कांग्रेसमैन की प्रतिनिधि सभाएं। नाम बदल दिया ताकि सरकारी प्रतिबंध बाईपास हो जाए। स्टूडेंट्स उसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट सोसाइटी के नाम से चला लेते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। तो कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग, मेंबरशिप ड्राइव्स, फंड कलेक्शन, ये सब फिर से शुरू हुआ। सरकार सब समझ रही थी, है ना? बिल्कुल। वो इस कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम की आड़ में कांग्रेस के इस रिवाइवल को शक की निगाह से देख रही थी। उन्हें लग रहा था कि ये अगले दौर के स्ट्रगल की तैयारी है। गांवों में कांग्रेस का इन्फ्लुएंस फिर से बढ़ाने की कोशिश है। लेकिन उन्होंने कोई बड़ा रिप्रेसिव एक्शन नहीं लिया इस बार। नहीं, ज्यादा नहीं। वायसराय वेवेल की एनर्जी उस वक्त एक नया प्रपोजल तैयार करने में लगी थी, जिसे वेवेल ऑफर या सिमला कॉन्फ्रेंस कहते हैं। अंग्रेज चाहते थे कि जापान के साथ युद्ध खत्म होने से पहले कांग्रेस से कोई समझौता हो जाए, ताकि भारत में शांति बनी रहे और वो लड़ाई पे फोकस कर सकें। टू फ्रंट वॉर नहीं चाहते थे। इससे अगस्त 1942 से चला आ रहा कॉन्फ्रंटेशन का दौर खत्म हुआ। तो ये क्विट इंडिया के बाद का फेज था। हाँ, अब इसी दौर की एक और पैरेलल और बेहद महत्वपूर्ण कहानी पर आते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी, INA। इसके बिना 1940s का इतिहास अधूरा है। बिल्कुल। इसका आइडिया सबसे पहले मलाया में आया था, है ना? कैप्टन मोहन सिंह। हाँ, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर थे वो। हुआ ये कि वर्ल्ड वॉर 2 में जब जापानी फौजें आगे बढ़ रही थीं और ब्रिटिश सेना मलाया से पीछे हट रही थी, तो मोहन सिंह ने पीछे हटने के बजाय जापानियों से संपर्क साधा। अच्छा, ये एक बड़ा कदम था। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि उस समय तक जापानियों का फोकस सिर्फ सिविलियन इंडियंस को ब्रिटिश विरोधी गुटों में ऑर्गेनाइज करने पर था। एक प्रॉपर मिलिट्री विंग बनाने का उनका कोई इरादा नहीं था शुरू में। तो ये आइडिया मोहन सिंह का ही था प्राइमरीली। फिर जापानियों ने पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों POWs को मोहन सिंह को सौंप दिया। मोहन सिंह ने उन्हें INA में भर्ती करना शुरू किया। इसमें सिंगापुर का पतन एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्यों? क्योंकि इससे करीब 45,000 भारतीय POWs मोहन सिंह के इन्फ्लुएंस में आ गए। ये बहुत बड़ा मैन पावर था। 40,000। 1942 के एंड तक करीब 40,000 POWs ने INA में शामिल होने की इच्छा जताई। ये तो जबरदस्त रिस्पॉन्स था। हाँ, बहुत बड़ा। और बैठकों में ये बार बार साफ किया गया कि INA भारत में तभी एक्शन लेगी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत की जनता उन्हें बुलाएगी। अच्छा, ये कंडीशन थी। हाँ, इसका एक और मकसद भी देखा जा रहा था। दक्षिण पूर्व एशिया में जो भारतीय थे उन्हें जापानियों के दुर्व्यवहार से बचाना, और भविष्य में अगर जापान भारत पर कब्जा करता है तो उसके खिलाफ एक सुरक्षा कवच,
एक बुलवर्क बनना। मतलब डबल ऑब्जेक्टिव था। और जब भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, हाँ, उसकी खबर ने बाहर आईएनए को भी बूस्ट दिया। मलाया में ब्रिटिश विरोधी प्रदर्शन हुए और फिर 1 सितंबर 1942 को आईएनए की पहली डिवीजन करीब 16,300 सैनिकों के साथ फॉर्मली बना दी गई। अब जापानी भी थोड़ा सीरियस हुए होंगे। हाँ, अब जापानी भी एक आर्म्ड इंडियन विंग के लिए ज्यादा तैयार दिखे, क्योंकि वो खुद भारत पर हमले का सोच रहे थे और आईएनए को इसमें यूजफुल मान रहे थे। लेकिन यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आया। क्या हुआ? दिसंबर 1942 तक मोहन सिंह और दूसरे भारतीय अफसरों का जापानियों से आईएनए के रोल और स्टेटस को लेकर सीरियस डिफरेंसेस पैदा हो गए। अच्छा, मतलब एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं हुई। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल, जो उस वक्त आईएनए के सीनियर मोस्ट भारतीय अफसर थे, उन्हें जापानियों ने गिरफ्तार कर लिया। अरे, पता चला कि जापानीज आईएनए को सिर्फ 2000 सैनिकों की एक टोकन फोर्स रखना चाहते थे, जिसे वो अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकें, जबकि मोहन सिंह एक बड़ी 20,000 सैनिकों की फोर्स बनाना चाहते थे, जिसका अपना इंडिपेंडेंट रोल हो। ये क्लियर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट था। तो इसके साथ ही आईएनए का पहला चरण लगभग खत्म सा हो गया। हाँ, टेम्परेरीली। लेकिन फिर आया दूसरा और शायद ज्यादा ड्रामेटिक फेज, और इसका सहरा बंदा सुभाष चंद्र बोस के सर। नेताजी, उन्हें जर्मनी से लाया गया था ना, बड़ी खतरनाक जर्नी थी वो। हाँ, जर्मन और जापानीज पनडुब्बियों, सबमरीन्स के जरिए वो जुलाई 1943 में सिंगापुर पहुंचे। और आते ही उन्होंने चार्ज ले लिया होगा। बिल्कुल, बोस ने आते ही कमान संभाली। वो टोक्यो गए, जापान के प्रधानमंत्री तोजो से मिले। तोजो ने पब्लिकली ऐलान किया कि जापान का भारत पर कोई टेरिटोरियल एम्बिशन नहीं है। ये बोस के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत थी। बोस सिंगापुर लौटे और 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, की स्थापना की घोषणा कर दी। अरे वाह, देश के बाहर एक आजाद हिंद सरकार। ये अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी कदम था। बिल्कुल। इस सरकार ने फिर ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और इसे एक्सेस पावर्स और उनके सहयोगियों ने मान्यता भी दी। बोस ने रंगून और सिंगापुर में आईएनए हेडक्वार्टर्स बनाए और आईएनए को रीऑर्गेनाइज करना शुरू किया। इस बार भर्ती कैसे हुई? सिर्फ पीओडब्ल्यूज से या? नहीं, इस बार भर्ती सिर्फ पीओडब्ल्यूज तक सीमित नहीं रही। सिविलियंस को भी रिक्रूट किया गया। फंड कलेक्शन के लिए जोरदार अभियान चले। दक्षिण पूर्व एशिया के भारतीय व्यापारियों ने दिल खोलकर दान दिया। अच्छा। और एक बहुत प्रोग्रेसिव कदम था रानी झांसी रेजिमेंट नाम की एक वुमेन्स रेजिमेंट का गठन। कैप्टन लक्ष्मी सहगल उसकी कमांडर थी। हाँ, ये तो बहुत सुना है। फिर 6 जुलाई 1944 को बोस ने आजाद हिंद रेडियो से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। हाँ, ये बहुत फेमस ब्रॉडकास्ट है। और भारत की आजादी की आखिरी लड़ाई के लिए उनका आशीर्वाद मांगा। फादर ऑफ आवर नेशन, इन दिस होली वॉर ऑफ इंडियाज लिबरेशन वी आस्क फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड गुड विशेस। ये एक बहुत ही इमोशनल और हिस्टोरिक मोमेंट था। बिल्कुल। दो महान नेता, रास्ते शायद अलग पर मंजिल एक। इसके बाद आईएनए एक्शन में आई। हाँ, शाहनवाज खान की कमान में एक आईएनए बटालियन को जापानी फौज के साथ इंडो बर्मा फ्रंट पर भेजा गया, इम्फॉल अभियान में हिस्सा लेने के लिए। उम्मीदें बहुत थीं कि अब आईएनए भारत की धरती पर लड़ेगी, तिरंगा फहराएगी। लेकिन हुआ क्या? लेकिन जमीनी हकीकत कड़वी निकली। किताब बताती है कि आईएनए सैनिकों के साथ जापानी सेना ने डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट किया। अच्छा, किस तरह का? उन्हें जरूरत के मुताबिक राशन और हथियार नहीं दिए गए और अक्सर उनसे जापानी यूनिट्स के लिए मीनियल वर्क करवाया गया, जैसे सामान ढुलवाना या खंदकें खुदवाना। अरे यार, ये तो बहुत बुरा हुआ। मतलब उन्हें बराबर का पार्टनर नहीं माना। इससे आईएनए के जवानों का मनोबल, मोरल बुरी तरह टूट गया। ये बहुत डिसल्यूशनिंग था उनके लिए। बिल्कुल, जैसे किसी को बड़े वादे करके टीम में शामिल करो और फिर उससे चपरासी वाले काम करवाओ। बहुत ह्यूमिलिएटिंग रहा होगा। हाँ, फिर इम्फाल अभियान फेल हो गया और उसके बाद जापानियों का पीछे हटना शुरू हुआ। मध्य 1944 से मध्य 1945 तक वो लगातार पीछे हटते गए। तो इसके साथ ही आईएनए की उम्मीदें भी? हाँ, इसके साथ ही आईएनए द्वारा भारत को मिलिट्री तरीके से आजाद कराने की उम्मीदें भी खत्म हो गईं। कहानी का अंत हुआ दक्षिण पूर्व एशिया में अंग्रेजों के सामने आईएनए के फाइनल सरेंडर के साथ। लेकिन आईएनए की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना, उसका इम्पैक्ट तो बाद में हुआ। हाँ बिल्कुल,
सैन्य रूप से भले ही वो असफल रही, पर उसका इम्पैक्ट बहुत गहरा था। जब आईएनए के पकड़े गए सैनिकों और अफसरों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमे चलाए गए, रेड फोर्ट ट्रायल, हाँ, वो आईएनए ट्रायल्स, तो उनके बचाव में पूरे देश में एक अभूतपूर्व लहर उठी। उसने 1945-46 में राष्ट्रवाद को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इसने आज़ादी के बाद भारतीय सेना के कैरेक्टर को भी प्रभावित किया। पर ये एक अलग लंबी कहानी है, शायद फिर कभी इस पर विस्तार से बात करेंगे। जरूर। तो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन और आईएनए दोनों ने अपने अपने तरीके से ब्रिटिश राज की नींव हिला दी और आज़ादी को करीब ला दिया। हाँ, एक ने देश के अंदर से अभूतपूर्व जन दबाव बनाया, दूसरे ने बाहर से लड़ाई लड़ी और राष्ट्रवाद की भावना को, पेट्रियोटिज्म को चरम पर पहुंचाया। सोचने वाली बात यह है कि कैसे अलग अलग रणनीतियां, यहां तक कि हिंसा और अहिंसा के अलग अलग रास्ते भी अंततः एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। हाँ, क्या इतिहास हमेशा सीधी रेखा में चलता है या अक्सर ऐसी टेढ़ी मेढ़ी अप्रत्याशित राहों से अपनी मंजिल पाता है? ये सवाल हमें इन घटनाओं पर दोबारा सोचने को मजबूर करता है। बिल्कुल। Okay, so we hope you liked our today's discussion on Chapter 35, The Quit India Movement and the INA of India's Struggle of Independence by Bipin Chandra. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. Dhanyavad. Jai Hind.